वापिस लगाना। क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? पेन फर्टिलिटी हो गया। आज हैप्पी न्यू ईयर, आज हैप्पी न्यू ईयर की वजह से कमाए हो सब, ऐसा है? तभी ऐसा लग रहा है कि हाँ आज तो बर्थडे सेलिब्रेशन। 1 जनवरी को बर्थडे होता है काफी लोगों का, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ कुछ लोग तो उठे ही नहीं होंगे, सो गए। जो लेट सोएंगे वो कहाँ से उठेंगे सुबह? फिर बोलते हैं 1 जनवरी को पढ़ा हुआ एग्जाम में थोड़ी आता है। ऐसा है क्या? 1 जनवरी को पढ़ा हुआ एग्जाम में नहीं आता, ऐसा है? 1 जनवरी सर, 1 जनवरी को, हेलो सर, 1 जनवरी, हाँ क्या नाम आपका? अब ऐसे 1 जनवरी को पढ़ा हुआ एग्जाम में आता है? क्या बोल रहे हैं? हमने आज तक एग्जाम, अच्छी बात है, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता होगा। किस किसने आज तक एग्जाम दिया है? सब नहीं दिया है। ऐसा पेपर में कहीं लिखा हुआ होता है क्या कि 1 जनवरी वाला पेपर में नहीं आएगा? कहीं लिखा हुआ होता है क्या? तो जो घर पे बैठे हैं वो फिर क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं? पढ़ लिया घर पे। जब यहाँ बैठ के नहीं पढ़ सकते तो घर पे डिसिप्लिन इतना कहाँ से आएगा? चलो आपकी मर्जी है, जो जैसा चाहे वैसा करो। आज जो टॉपिक है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इधर ध्यान दे दो प्लीज, बातें बंद करो, आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही, फिर ऐसा हो गूंजने लग जाए फिर मेरी। हेलो, सही है? कोई दिक्कत? ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है? पहले दिन कुछ ऐसा नहीं सुनना है आपको, वरना मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, इसलिए जवान बस में रखो। फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, समझ जाओ। ज्यादा है ना, ओवर स्मार्ट नहीं बनी। चुप रहो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस में एक तो होगा रिट्रोवर्जन, एक होगा इनवर्जन, और एक होगा प्रोलेप्स। हम 3 कंडीशन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? रिट्रोवर्जन, इनवर्जन, प्रोलेप्स। रिट्रोवर्जन का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मली यूट्रस की लोकेशन क्या रहती है? एंटी वर्जन एंटी फ्लैक्स। क्या होना चाहिए? एंटी वर्जन एंड एंटी यूट्रस। आगे की तरफ, राइट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, वो आगे की तरफ होता है। पीछे की तरफ झुका हुआ अगर हो यूट्रस तो उसको क्या बोलते हैं? अगर कोई यूट्रस पीछे रेक्टम की तरफ झुका हुआ हो बाई चांस किसी फीमेल का, तो उसको बोलते हैं रेट्रोवर्जन यूट्रस। क्या बोलते हैं? लाइक बैकवर्ड इज कॉल्ड रेट्रोवर्जन। होना कैसा चाहिए? एंटी वर्जन और एंटी फ्लैक्स। ये नॉर्मल पढ़ रखा है हमने। इनवर्जन का मतलब है यूट्रस इनसाइड आउट, इनसाइड आउट एक्सप्रेशन। इनसाइड आउट का मतलब क्या हुआ? इनसाइड आउट का और प्रोलेप्स में सिमिलरिटी है थोड़ी सी। इसमें भी यूट्रस वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, उसमें भी यूट्रस वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। लेकिन इनवर्जन का मतलब है यूट्रस का जो पार्ट ऊपर है वो पार्ट ज्यादा बाहर आएगा, और जो पार्ट साइड में है वो पार्ट पीछे रह जाएगा। इनसाइड आउट, अंदर वाला पार्ट, इन वाला पार्ट ज्यादा बाहर आ जाएगा, मतलब फंगस का बाहर आ जाना इनवर्जन कहलाता है। समझ में आई बात? प्रोलेप्स में क्या होता है? जैसा यूट्रस है, जैसे एग्जांपल के लिए ये यूट्रस है, ये यूट्रस यहाँ पर है, पेल्विक कैविटी में, फिर सर्विक्स है, फिर वेजिनल कैनाल है। तो ये यूट्रस अगर प्रोलेप्स के अंदर नीचे आएगा तो भी ऐसे आएगा, या तो यहाँ आएगा तो भी फंडस यहीं पे ऊपर, इसके कंपैरिजन में फंडस कहाँ है? ऊपर है। या फिर वजन में आएगा तो भी ऐसे, बाहर निकलेगा तो भी यूट्रस कैसे रहेगा? यही रहेगा। इसकी जो एनाटॉमिकल लोकेशन है कि फंडस हमेशा ऊपर रहता है, फिर मिडिल सेप्टम, फिर लोअर सेप्टम रहेगा ऐसे ही, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोलेप्स। और अगर बाई चांस किसी कंडीशन में यूट्रस होता है ऐसे, अगर यूट्रस ये साइड वाला पार्ट आए उससे पहले ये पार्ट है, ये नीचे आ गया, इन साइड, क्या समझ में आया? इन साइड आउट को क्या बोलते हैं? इनवर्जन। एज इट इज एक्सपेल आउट हो जाना क्या कहलाता है? तो व्हाट इज प्रोसीडेंटिया? कंप्लीट यूट्रस प्रोलेप्स का दूसरा नाम है प्रोसीडेंटिया। ये एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोसीडेंटिया क्या होता है? कंप्लीट यूट्रस प्रोलेप्स इज आल्सो नोन एज प्रोसी, क्योंकि कंप्लीट यूट्रस प्रोलेप्स तो समझ जाओगे तुम कि यूट्रस पूरा वजन से एक्सपेल आउट हो गया, वैसा बोलेंगे व्हाट इज प्रोसीडेंटिया। प्रोसीडेंटिया का मतलब है कंप्लीट यूट्रस प्रोलेप्स। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप रिट्रोवर्जन। कौन सी हेडिंग लगाओगे? पढ़े पढ़े क्या? इसकी भी 3 ग्रेड होती है रिट्रोवर्जन की। लॉन्ग एक्सिस ऑफ द कॉर्पस एंड सर्विक्स आर इन लाइन एंड होल ऑर्गन टर्न बैकवर्ड, बैकवर्ड की तरफ हो जाना यूट्रस का, ये डेफिनेशन है। फर्स्ट डिग्री, फंडस इज वर्टिकल एंड पॉइंटिंग टुवर्ड द सैक्रल प्रोमिनेंटरी। सैक्रल प्रोमिनेंटरी यूट्रस के आगे है या पीछे? अगर फीमेल ऐसे खड़ी है तो सैक्रल प्रोमिनेंटरी इधर है या यूट्रस के आगे है? पीछे। तो यूट्रस का फंडस अभी तक सीधा है, लेकिन उसका पॉइंट किधर हो जाना? पीछे की तरफ, मतलब ऐसे हो जाना पीछे। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेड 1 रिट्रोवर्जन। जैसे एग्जांपल के लिए फीमेल ये खड़ी है यहाँ पर, तो इसका यूट्रस ऐसे है, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्लेडर है, ये नॉर्मल यूट्रस की एनाटॉमिकल, अगर इस साइड में फेस करके खड़ी है फीमेल, इस फंडस का ऐसे ऐसे हो जाना। समझे क्या? मतलब इस फंडस का सैक्रल प्रोमिनेंटरी की तरफ पॉइंट कर लेना, मूव कर लेना, एंगल बना लेना, रिट्रोवर्जन कहलाता है। ठीक है, पहला याद हो गया आपको? इस थोड़ा आगे बढ़ो। सेकंड डिग्री, द फंडस लाई इन द सैक्रल होलोस। सैक्रल के लेवल तक आ जाएगा बिल्कुल। पहले कहां था? अभी तक खड़ा ही है। अब दूसरे में क्या होगा? ये जो है ये ऐसे हो जाएगा और पीछे चला गया,
बट इतना भी नीचे नहीं हो जाएगा कि वो इंटरनल ओस के लेवल तक आ जाए, रहेगा अभी तक ऊपर ही। और तीसरी कंडीशन में इंटरनल ओस से भी नीचे आ जाता है बाई चांस स्पेस मिला तो ये क्या कहलाता है? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। थैंक यू। लिख लिए तीनों? लिखे कि नहीं लिखे? आगे बढ़ सकते हैं? डन हो गया। नेक्स्ट, क्या कॉज हो सकते हैं? कुछ याद नहीं रखना। डेवलपमेंटल, जिस समय यूट्रस बन रहा था उस समय सही नहीं बना। एक्वायर्ड, बाद में कोई इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमा, कुछ भी ऐसा रीजन हुआ एक्वायर्ड प्रेशर की वजह से। साइन सिम्टम्स, डिस्पाइरियूनिया दो होता है, सुपरफिशियल और डीप। इसमें प्रॉब्लम किसकी है, वेजिना की है या यूट्रस की है? यूट्रस। तो डिस्पाइरियूनिया का मतलब होता है पेन ड्यूरिंग कोइटस एक्ट। डीप का मतलब होता है यूट्रस के लेवल पे पेन होगा ड्यूरिंग कोइटस एक्ट। जहां यूट्रस और सर्विक्स का एंट्री पॉइंट है वहां पेन होगा। क्योंकि प्रॉब्लम किसमें? यूट्रस के एंगल में प्रॉब्लम है। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम, पेल्विक ऑर्गन में स्पाज्म लगेगा एनी टाइम, क्योंकि यूट्रस अपने एनाटॉमिकल लोकेशन पे नहीं है, पीछे की तरफ है। तो पेल्विक में कंजेशन फीमेल को फील होता रहेगा। तो ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स रिलेटेड टू द पेल्विक स्पाज्म इज कॉल्ड पेल्विक कंजेशंस। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन से अपन इनिशियली पता कर सकते हैं और रेक्टल एग्जामिनेशन से कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि रेक्टल एग्जामिनेशन में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको पता चल सकता है कि यूट्रस बैकवर्ड है। लिखो ये। हाँ, क्या किसने बोला? हो गया। एक क्लास और लगेगी हमारी गायनिक आज के अलावा, बस। उसके बाद टाटा बाय बाय। आज लास्ट नहीं है ना, मैंने बोला एक क्लास और लगेगी, ये बोला। एक क्लास का मतलब आज के अलावा एक क्लास और लगेगी। क्या मैं गुस्से में हूँ? गुस्से में नहीं हूँ। नहीं मैंने भी 2025 में ये सोच लिया है कि ज्यादा अच्छा बन के देख लिया। नहीं अब जैसा आप लोगों को सबको एक्सपेक्टेशन है वैसा ही रहूंगा। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट भी दो तरीके से, इधर आओ देखें। अगर बाई चांस रेट्रोवर्जन है, एक होता है पसेरी। पसेरी क्या होता है? हाँ, पसेरी या पैसेरी जो भी बोलो। और दूसरा सर्जरी, लिगामेंटल टियर है उसको सही करना, वेट्रो सस्पेंशन, अपनी लोकेशन से हिल गया है तो वापस वेल्डिंग करना। वेल्डिंग समझते हो? दरवाजा है बाई चांस लोहे का होता है या स्टील का होता है, जो भी होता है, जो टूट जाता है उसको अपन वेल्डिंग करवाते हैं वापस फिक्स करने के लिए, ऐसा करते हैं। तो यूट्रस का भी वेल्डिंग कर देते हैं साइड से, वापस लिगामेंटम जो इंजरी है उसको सही करवा के उसको यूट्रस अपने एनाटॉमिकल लोकेशन पे आ जाता है। कौन कौन के यूट्रस के लिगामेंट होते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे जस्ट अभी। ये हो गया आपका टेम्परेरी ट्रीटमेंट है पसेरी, तो परमानेंट ट्रीटमेंट है वेंट्रो सस्पेंशन ऑफ यूट्रस। दूसरा हेडिंग लगाओ, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। दूसरा, तीन पढ़ते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस में। पहला रेट्रोवर्जन, दूसरा, मेरे को तो टेंशन इस बात की है कि 5 तारीख को पेपर है और मैंने अभी तक क्वेश्चन बनाए नहीं। कल ऐसे ही मैंने रमेश सर को बोला, मैंने कहा मैंने क्वेश्चन तो बनाए नहीं। तो रमेश सर एक दिन ऐसे देख लेते लैपटॉप इधर उधर गई, आपके पास तो अलग अलग कई पिटारे पड़े हैं इसके अंदर, कहीं से भी निकाल के दे दोगे 100 क्वेश्चन। मैंने कहा पिटारे में आप मारो, आप वाले में से कुछ दो तो कोई बात बने, तो नहीं नहीं ऐसे हाथों हाथ ही दे देना, कहीं हाथों हाथ देने में आनंद नहीं आएगा। सारे सब्जेक्ट को कवर करना पड़ता है ना, तो उसमें भी लगना चाहिए पेपर में आने वाला। इजी आर्ट से मतलब नहीं है, नॉन सेट के अंदर या किसी कंपटीशन में इजी आर्ट से मतलब नहीं है। अब दो टाइप के पेपर, एक तो ऐसा होता है कि मैं ऐसा क्वेश्चन दूं किसी को नहीं आए, तो फिर वो फायदा भी नहीं आपको पढ़ने, क्योंकि नॉन सेट में भी तो नहीं आएगा वो, है ना। और या फिर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन पढ़ते ही खुश हो जाओ,
तो आंसर पढ़ते हुए जोर आए ताकि छोड़ भी ना पाओ, ये होता है नॉर्सेट स्टाइल, होता है कि नहीं होता? क्वेश्चन पढ़ते हो कि मनी बैग अपीयरेंस हार्ट किस में देखने को मिलता है, तुम बोलोगे मनी बैग, पैसों का थैले जैसा बैग, पैसों के थैले वाले बैग जैसा यूट्रस। अब तुम सोचोगे ये यूट्रस नहीं हार्ट, मनी बैग हार्ट कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? अब तुम सोचोगे मनी बैग, मनी मतलब पैसा, बैग मतलब थैला, ये किस में होता है? फिर तुम सोचोगे, फिर तुम मनी बैग में ऑप्शन डालोगा दो चार, मनी बैग अमीर का हार्ट, ऑप्शन बी गरीब का हार्ट, ऑप्शन सी दिमाग वालों का हार्ट, ऑप्शन डी दिल वालों का हार्ट। किस में देखने को मिलता है मनी बैग हार्ट? बताना, चार ही गलत है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कार्डियक टेम्पोनेंट होता है ना, कार्डियक टेम्पोनेंट की माइल्ड फॉर्म को पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। सीवियर हो जाता है हम उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक टेम्पोनेंट। और कम पानी भर जाता है हार्ट की बाहर वाली लेयर के चारों तरफ तो हम उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में वाटर बोतल हार्ट होता है, वाटर बोतल हार्ट का दूसरा नाम है मनी बैग हार्ट। वाटर बोतल हार्ट तो सुना होगा आपने कि वाटर की बोतल होती थी पहले वो चमड़े वाली, उस टाइप का हार्ट हो जाता है, पानी चारों तरफ भर जाने से बोतल जैसा। मनी बैग पैसों का थैला, मनी बैग हार्ट या वाटर बोतल। अब ये क्वेश्चन नहीं दूंगा, कहने का मतलब ये है कि मतलब एक एग्जांपल बता रहे हैं, है ना? तो ऐसे थोड़ा बहुत आता आता क्वेश्चन होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, और नहीं भी कर पाओ हर क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, चार क्वेश्चन को छोड़ के ऐसा पेपर बने तो मुझे मुझे भी आनंद आएगा थोड़ा। कोई भी देखेगा तो भी हाँ कि ठीक बनाया, सही बनाया, हाँ नहीं तो इस पे आप गालियां दे दोगे मुझे, तुम वैसे भी देते हो बट कोई ना, वो गालियां मैं नहीं चाहता कि 2025 में भी गालियां सुनूं, 24 में खूब सुन, कोई ना। इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, देखो इधर ध्यान, इस इमेज से आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली है ये यूट्रस एग्जांपल के लिए, ये यूट्रस एग्जांपल, इसका फंडस कहाँ है? ये, इसमें देखना आप, ये साइड वाला पोर्शन अपनी जगह पे है, ये होना चाहिए था यहाँ, समझ में आ रहा? तो नीचे कौन आ रहा है? फंडस। समझ में आ रहा? इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? बीच वाला पार्ट आउट हो जाना, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो इन्वर्जन इट इज रेयर बट मोस्टली थर्ड स्टेज में ऐसा होता है। कौन सी स्टेज में? प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो पाए और कोई अनअडी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो खींचे जोर से, तो हो सकता है इन्वर्जन। इन विच द यूट्रस इज टर्न्ड इनसाइड आउट, टर्न इनसाइड आउट, ये याद रखना। अब पार्शियली कंप्लीटली मत लिखो क्योंकि उसके तीन ग्रेड है, हमें अपने आप ही एक हो जाएगा याद। तीन टाइप का होता है, इन विच द यूट्रस इज टर्न्ड इनसाइड आउट। अब दो बातें लास्ट लिखो या मत लिखो, पार्शियली कंप्लीट से मतलब नहीं है, सीधा लिख सकते हैं कि ये तीन टाइप का होता है। आगे बढ़ जाएंगे, बता देना मेरे को, लिख लो तब। एग शेप का हार्ट किसमें होता है? ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। हो गया? ये कितने टाइप का? पहला फर्स्ट डिग्री, क्या लिखोगे? देयर इज डिंपलिंग, फंडस डिंपलिंग। फंडस नॉर्मली कैसे रहना चाहिए? कोई भी यूट्रस है उसमें ये फंडस ऐसे रहना चाहिए, मतलब इसको क्या बोलते हैं? एलिवेटेड। अगर किसी में फंडस ऐसे हो, एलिवेटेड नहीं हो, या फिर फंडस ऐसे हो, या तो स्ट्रेट हो जाए एकदम हॉरिजॉन्टल, या डिंपलिंग हो जाए, तो है अपनी लोकेशन पे। ऐसा नहीं है कि फंडस वेजिनल कैनाल में आ गया, नहीं आया, लेकिन डिंपल भी हो जाना, कम भी हो जाना थोड़ा सा, वो भी कौन सी डिग्री में आता है? अभी तक कहाँ है फंडस? इंटरनल से ऊपर ऊपर, मतलब है यूट्राइन कैविटी में, बस थोड़ा ऐसे नीचे हो गया है, यूट्रस हार्ट शेप का हो जाता है, कहने का मतलब। फंडस का नीचे की तरफ आ जाना, डिंपलिंग हो जाना। डिंपलिंग तो समझते हो, डिंपलिंग मतलब गड्ढा, गड्ढा मतलब ऐसे किस कुछ लोग बोलते हैं ना, यहाँ जिसके डिंपल होते हैं वो अच्छे होते हैं, ऐसे बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अपीयरेंस वाइज अच्छे होते हैं। और किसी किसी के यहाँ डिंपल होता है लेकिन यहाँ भी डिंपल होता है, वो दिखता नहीं है, तुम्हें उसका ये डिंपल दिख जाता है, उसके अंदर फाटे भर रखे वो दिखता नहीं है, फिर बीतती है तो पता चलता है तुम्हें ना। फंडस पासेस, फंडस नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर ध्यान देना, ये यूट्रस, ये है ग्रेड 1, नीचे की तरफ आ गया। दूसरा, जैसे एग्जांपल के लिए ये वजीना है, दूसरा क्या है? फंडस पास थ्रू द सर्विक्स बट लाई इनसाइड द वजीना। इसके अंदर ये जो फंडस है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये यही रहेगा, ऐसे हो गया, लेकिन है अभी, ये शायद क्वेश्चन पूछा था मैंने शायद टेस्ट में, पढ़ लेना एक बार। इन्वर्जन का क्वेश्चन पूछा गया, यूट्रस इंटरनल से बाहर नहीं निकला है, वजीना के अंदर है, तो बताओ कौन से ग्रेड का इन्वर्जन या प्रोलेप्स है, ऐसा पूछा था शायद टेस्ट में शायद। तो ये सेकंड डिग्री का मतलब क्या हुआ? फंडस पास थ्रू द सर्विक्स बट अभी तक वेजिना से एक्सपेल आउट, मतलब फंडस सर्विक्स में, वेजिना में आ गया है, फंडस कहाँ गया है? वेजिनल कैनाल में आ गया है। तीसरा, फंडस एक्सपेल आउट हो चुका है इंट्रोइटस से, थर्ड डिग्री को बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। एंडोमेट्रियम मतलब फंडस, थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं तो हो सकता है प्लेसेंटा भी साथ में हो। वुल्वा से, वुल्वा मतलब आउटर पेरिनियम को क्या बोलते हैं? वुल्वा ही बोलते हैं। तो आउटर कैनाल से भी बाहर दिख रहा है, एक्सटर्नल जेनेटेरिया से भी बाहर आ जाना, क्या कहलाता है जी? इन्वर्जन कहलाता है। 1 सेंटीमीटर अबव द इंट्रोइटस था तो ग्रेड 2 हो गया। नहीं,
अगर ये सीधा फंडा है, ये वजनल कैनाल है, हम इसको बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वुल्वा, पेरिनियम। इससे एक आधा सेंटीमीटर ऊपर है तब तक वो ग्रेड सेकंड है। क्या है? ग्रेड सेकंड। अगर ये बाहर दिख रहा है तो ग्रेड थर्ड है, और अगर ये फंडस यहां पर है तो ग्रेड वन, यहां पर है ग्रेड टू, यहां पर है ग्रेड थ्री। समझ में आया क्या? अभी तक यूट्रस के अंदर ही है ग्रेड वन, वेजिनल कैनाल में आ गया है, कहीं पर भी आया चाहे, बाहर नहीं दिख रहा मतलब, और अगर एक्सपेल आउट हो चुका है तो ग्रेड। इन्वर्जन के बाद में हेडिंग लगाओगे प्रोलैप्स। प्रोलैप्स लिखो नेक्स्ट, प्रोलैप्स के बारे में। हो गया? नए वर्ष मनाने कहाँ गए थे? कहीं गए थे? हैं? कहीं गए थे? कहीं गए क्या? नहीं गए? अच्छा, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ऐसे टाइम में, बता रहा हूँ इस टाइम में सवा सवा में रहते हैं, गाड़ी वाले रोड पे चल रहे हो, वो रॉन्ग साइड में 100 की स्पीड चलाते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता, उनको लगता है हम ही मालिक है। ऐसे में तो रूम के अंदर दो दरवाजे, कुंडी ऊपर वाली, ये दोनों रखनी चाहिए अंदर, मैं फटा के अंदर बैठे सुनता था। मैंने कहा ठीक है भाई, बढ़िया, अच्छा है। ऐसे में कुछ पता नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते। अगर कोई रॉन्ग साइड में आके हमें लगा के चला गया तो हमारा बर्थडे नहीं होगा, फिर हमारा हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा, हमारा एंड ईयर होगा, वो एंड डे है ना, ऐसे होता है। अब देखो नेक्स्ट प्रोलैप्स। जिंदगी बहुत महंगी चीज है, हर किसी के बस की बात नहीं है इसको संभाल के रखना। हम तो क्या ही संभालते हैं, बट फिर भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस इन नॉर्मल एनाटॉमिकल सपोर्ट। पहले तो एनाटॉमिकल सपोर्ट से कहीं पर भी यूट्रस का नीचे आ जाना क्या कहलाता है? प्रोलैप्स। यूट्रस अपनी जगह पे रहता है लिगामेंटल सपोर्ट से, मैकेनिकल सपोर्ट से। ग्राउंड लिगामेंट होता है जो कि यूट्रस से और लेबिया मेजरा के बीच में है। देखो सुनना, ये एक तरीके के कनेक्शन है। अब मकान बनाते हैं तो वो एक आरसीसी लगाते हैं ना, सेम ये आरसीसी वाला फिक्स है कि ये है यूट्रस, ये है लेबिया मेजरा, इसके बीच में एक वायर होती है दोनों साइड, ये लिगामेंट, इसको बोलते हैं राउंड लिगामेंट। आंसर लिगामेंट। यूट्रस, क्वेश्चन सीधा ही आ सकता है बाय चांस। यूट्रस और लेबिया मेजरा के बीच में जो लिगामेंट होता है, जो यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नीचे गिरने से रोकता है, उस लिगामेंट का नाम क्या है? राउंड लिगामेंट। ये मेल में किसके होमोलोगस होता है? मेल में टेस्टिस को सपोर्ट करके रखता है, जिस ऑर्गन का नाम है गैब्रियलकुलम। क्या नाम है देखो? हाँ वही जुबेरिनाकुलम, मेरे को नहीं आता। वो टेस्टिस को सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है, तो उसका होमोलोगस हुआ ना, सेम वही। तो उसका होमोलोगस, ये क्वेश्चन बाय चांस आ जाए तो तुम देख लेना अपने हिसाब से। हाँ क्या नाम बोला? गुबेरिनाकुलम। क्या है? क्या बोला आपने? गोवर्धन योजना क्या है? तुम्हें हंसी आ रही है? अभी एक नॉट सेट में, नॉट सेट नहीं, अभी कौन सा पेपर हुआ था? मैं पेपर देखता रहता हूँ, कोई भी होता है तो, कोई भी आता है तो, कोई भी पेपर ऐसा होता है ना, तो कोई ऐसा एक आधा बंदा लाइफ में सोच रखा है ऐसा कौन है जिसको सिर्फ पेपर से मतलब है, पढ़ाई से नहीं है। तो एक आधा ऐसा ग्रुप कोई कोई होता है हमारे साथ पढ़ने वालों में, तो वो कोई भी पेपर होता है वो कहीं से कबाड़ लेता है, और उसको बोल रखा है कैसा भी पेपर हो जाए मुझे भेज दिया कर बस। तो मैं ऐसे पेपर पढ़ रहा था कि गोवर्धन योजना में जी का मतलब क्या है? GOBARDHAN, ऐसे पूरा पूरा फुल फॉर्म है। तो हंस रहे हो बेवकूफों? ये क्वेश्चन अभी आया था, GOBAR और DHAN, गोवर्धन योजना की फुल फॉर्म ना पूछ के उसने पूछा इसमें जी का मीनिंग क्या है। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया बाई चांस, जैसे आ जाता है ना कि बताओ स्वॉट में टी का मीनिंग क्या है, तुम तो देखते होगे स्वॉट में टी का मीनिंग क्या है। अब जिस तो तैयारी नहीं करते उनके लिए तो टी का मतलब कुछ भी। स्वॉट में, स्वॉट क्या है? स्वॉट है क्या? स्वॉट एनालिसिस क्या है? अरे हमारे मैनेजमेंट का टॉपिक है। किसी भी काम को मैनेज करने के लिए, या हमारे ऊपर आने वाले स्ट्रगल को मेंटेन करने के लिए, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम एक प्लानिंग बनाते हैं, उसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वॉट क्या है ये कभी नहीं आएगा, स्वॉट की फुल फॉर्म आएगी। अब ये क्वेश्चन आ जाए, और मतलब मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि ये 15 बार पेपर में आ चुका है 2016 के बाद, 15 बार, और तुम्हें याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आएगा। 15 बार पेपर में आ चुका है SWOT की फुल फॉर्म बताओ। 15 टाइम, क्योंकि मैनेजमेंट में टोटल क्वेश्चन ही 60-70 है। जैसे पोस्ट गौरव, गुलिक, लूथर गुलिक, हेनरी फायोल है, मैनेजमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन, सुपरविजन की डेफिनेशन, डायरेक्टर की डेफिनेशन, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, बजट की डेफिनेशन, फिस्कल बजट, जीरो बजट, 4-5 के बजट, और एक स्वॉट एनालिसिस, ऐसे करके टोटली 50 क्वेश्चन स्टैंडर्ड। अब उनमें से ये स्वॉट बार बार आता है क्योंकि स्वॉट हमारी लाइफ से रिलेटेड है, SWOT। अब हमें पता नहीं है कि स्वॉट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्न में से टी का मतलब क्या है? SWO तो तुम कर लोगे, टी का मतलब क्या है? 15 बार आ गया और याद किसी को नहीं है। अच्छा मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप नॉट सेट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी काम हम करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इसको याद हो जाए, अब आप आज के बाद आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। कोई भी काम हम करते हैं तो हम सबसे पहले हमारी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। जैसे आप ओबीसी पढ़ते हो, जैसे आप साइकेट्रिक पढ़ते हो, यार कुछ कुछ सब्जेक्ट आप भागते हो, जैसे एंडोक्राइन हो गया आप भागते हो, या ओबीसी आप पढ़ते हो, तो आपके मन में भी होता है। आप जैसे 10th में पढ़ते थे, आप बीजगणित से भागते थे, एक्स स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर वाली, और आपको दूसरी वाली जो मैथ अच्छी लगती थी। तो हमेशा हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है, कोई भी काम में हर एक पर्सन की कुछ न कुछ स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ नहीं, ऐसा मतलब क्या है? तो आप अपनी लाइफ से याद करो, किसी भी काम को करने के लिए हमारी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, हमारी स्ट्रॉन्ग थिंग क्या है। दूसरा, इसका उल्टा करो, हमारी वीकनेस क्या है। हम ग्रो कब करेंगे? जब ये चारों चीजें हमारे पास होगी, पता होगा। तो डब्ल्यू का मतलब क्या है?
वीकनेस। हमें कोई भी काम करने के लिए, चाहे नॉर्थ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे साइकिल चलाना भी सीख रहे हैं, हमें स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, हमारी वीकनेस पता होनी चाहिए। तीसरा, हम फॉर्म वही भरेंगे जहाँ अपॉर्चुनिटी है। आपका बाई चांस एक वैकेंसी निकली है और हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो कुछ लोग फॉर्म नहीं भरते। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे पास मौका, अपॉर्चुनिटी। उसका मतलब क्या है? हर जगह हम अपनी सफलता में अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं, कहाँ मौका है। 40 का मतलब होता है किन किन चीजों से हमें खतरा है। थ्रेट, कोई टाइम वाइम नहीं है। टी का मतलब क्या है? हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन सी, जैसे नॉर्थ की तैयारी करते हैं आपको पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट से मुझे खतरा है, पढ़ाई करनी जरूरी है। तो थ्रेट पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ मुझे फॉर्म भरना है। अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए, पढ़ाई करते समय ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे वीक है और कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक मेरा अभी तक वीक है। जब आप टेस्ट दोगे तो पता चल जाता है। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मेरा, सब्जेक्ट या सिस्टम या टॉपिक मेरा क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इसमें बार बार क्वेश्चन आता है, हर बार जितने भी आज तक क्वेश्चन आए, 2 बार ऐसा आया कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, 10 12 15 बार क्वेश्चन आया टी का मीनिंग क्या है। वो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में घुस जाते हैं और वो टाइम लग जाते हैं, वो अलग है। स्वॉट है तो मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड करो और याद करो इसको, अब भी भूल जाओगे तुम, मुझे पता है। अरे मैं इस यहाँ खड़ा रह के 1000 बार बता चुका हूँ, हो सकता है तुम्हें पहली बार बताया होगा, बहुत पहली बार, बट बहुत बार बता चुके। बट क्या कर सकते, कुछ नहीं याद रहेगा अब। ये लिखना है, याद करो तो ठीक है, बाकी ना करो तो आपकी मर्जी है, मैं तो बता देता हूँ। दूसरा है लिगामेंटल सपोर्ट, पहला राउंड लिगामेंट, अब दूसरे लिगामेंट में क्यूबिको सर्वाइकल लिगामेंट, क्यूबिको सर्वाइकल लिगामेंट। तीसरा आता है कार्डिनल लिगामेंट। यूट्रस का मेन लिगामेंट कौन सा है जो यूट्रस को डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है? इसमें आता है कार्डिनल, कार्डिनल में आता है यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। ये तीनों ऊपर जो तीनों बताए ये यूट्रस को सपोर्ट करते हैं प्राइमरी। क्वेश्चन आ जाए कौन सा लिगामेंट ऐसा है जो यूट्रस को डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता? कौन सा? क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड यूट्रस एक्सेप्ट ऑल। ऑप्शन ए कार्डिनल, मैकेनिकल, यूटेरोसैक्रल, क्यूबिको सर्वाइकल, और डी में आएगा आपका ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस को डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड, सीधा क्वेश्चन आएगा सीधा। तो बाकी वाले जो भी लिगामेंट लिखवाए हैं वो यूट्रस को क्या लिखा, ऑल थ्री जो ऊपर दोनों लिखवाए हैं वो यूट्रस को डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कोई प्यूबिस के साथ में बोन के, कोई सेक्रम बोन से यूट्रस को जोड़ता है, कोई रेडिया मेजोरा से यूट्रस को जोड़ता है, कोई सर्विक्स से यूट्रस को सही कनेक्ट करवाता है, लेकिन ब्रॉड लिगामेंट डायरेक्ट यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, याद रखना। कुछ भी याद नहीं रहता इतना लग देना कि ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, बाकी जो भी आएगा राइट कर देना, ऐसा भी कर सकते हो, याद नहीं होता। कोई भी लिगामेंट लूज हो सकता है तो यूट्रस नीचे की तरफ आ जाता है, इसको हम प्रोलेप्स कह देते हैं। जो जो एज बढ़ती है, जो जो मेनोपॉज के बाद में प्रोलेप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लिगामेंट लूज हो जाते हैं या फिर लिगामेंट टियर हो जाता है या लिगामेंट इंजरी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। मेनोपॉज के बाद में प्रोलेप्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे बढ़े। ये यहाँ पर भी तुम्हें परमिशन था ये बजाने का, आपने हॉस्टल बजाए? और इस हॉस्टल गुरुकुल में कौन रहता है, कौन रहता है आप पर बजाया? यहाँ पर गजब, पता नहीं मुझे, सब में ऐसे छोटे छोटे मोटे हैं सब में। हाँ है ना सब में, बढ़िया बात है। मैंने तो इसमें देखा है, बाकी का मुझे नहीं आया। क्या बजाय, कौन से गाने लगाए मेरे को बताओ। चुन्नी में, और और कौन सा बताओ ना गाना एक था है? कौन सा? बहुत सारे कौन, अच्छा ज्यादा घंटे बजाए तो गाना याद नहीं है, कम से कम 2 4 घंटे तो बजाई होगा। तो 1 घंटा, 1 घंटा में तो क्या ही हुआ होगा। क्या? अच्छा, बाद में खाएंगे क्लास के बाद, क्या जल्दी क्लास में खाते क्या? हाँ, 1 जनवरी बर्थडे आपका, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे बोलो भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी चलती क्लास में थोड़ी खा सकते हैं गाजर का हलवा, मेरे को लड़के जैसे खाना नहीं आता ना। चलो छोड़ो, बात खत्म, इधर आओ। हो गया, लिख लिया आपने? अब मसल सपोर्ट, कौन कौन सी मसल्स यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है? मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि तुम्हें याद नहीं है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये पढ़ा दिया। जब हमें एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे थे कि ये मसल्स ही एपिजियोटॉमी में कट होती है, यही मसल्स यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बोला था ना 6 ABCDEFG, तो वही कौन कौन सी मसल्स यूट्रस को सपोर्ट करती है? द फॉलोइंग सेट ऑफ मसल्स आर अटैच्ड टू द पेरिनियल बॉडी। एपिजियोटॉमी में भी यही कट होती है, यूट्रस को यही सपोर्ट करती है। एक का नाम है बल्बो स्पाइनजियोसस, दूसरे का नाम है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी, तीसरे का नाम है डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई। नंबर 4 पे आता है एक्सटर्नल एनल स्पिक्टल मसल्स, नंबर 5 पे यूरिनरी स्पिक्टल की मसल्स, और नंबर लिवेटर एनआई मसल्स। ये बताया था। तो वही क्वेश्चन आ जाए एपिजियोटॉमी में कौन कौन सी कट होती है, ये सारी कट होती है। क्वेश्चन आ जाए कौन कौन सी मसल्स यूट्रस को सपोर्ट करती है, यही करती है। इसका क्वेश्चन भी आया, अगर बाई चांस हाई लेवल का एमएससी में आ सकता है। एमएससी का पेपर टफ आता है थोड़ा, इसीलिए एमएससी में जिसके 90 में से 45 नंबर आते हैं उसकी 100 रैंक होती है। 90 में से 45 नंबर आ जाते हैं ना माइनस काटने के बाद, उसकी 100 रैंक होती है। टॉप पर के 55 से ऊपर 10 नहीं होते हैं, सिर्फ ज्यादा नहीं होते, मतलब है। एमएससी एम्स दिल्ली, रहा ही हो, नहीं कह रहा हूँ।
हाँ तो वही तो, एक ही है, मतलब एम्स डेली लेता है पेपर। नहीं इतना नहीं, आपको लगता है इजी नहीं आता, मुझे पता है, लगता है वो इजी नहीं है। मैंने कई बार दिया, मुझे पता है, मैं कभी भी आज तक हाईएस्ट एक बार 63 नंबर आए 90 में से, उसमें भी मेरी फर्स्ट रैंक, एक बार 62 आए उसमें भी अंडर 5, आज तक जितने भी ऐसे में 60 61 58 57 नंबर आए। मैं सोच रहा बहुत गंदा गया पेपर, गंदा क्या जाए देखते हैं, बाकी सबके इतने आते हैं, ज्यादा किसी के नहीं आता, मुझे लगता है वो गंदा गया। लेकिन वो एमएससी में वो इतना ही होता है, जिसकी 700 600 रैंक तक आती है उसको कहीं ना कहीं मिल जाता है, क्योंकि 60% जो होते हैं ना पेपर देने वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट एमएससी नहीं करते, 60 to 70% लोग एमएससी नहीं करते। तो सीटें खूब है, 200 300 सीट है पूरे एम्स में, सारे एम्स मिला के, तो 1000 तक नंबर आता है, 800 900 रैंक तक आता है, करते ही नहीं एमएससी, काउंसलिंग नहीं करवाते लोग, सिर्फ ऐसे ही पेपर देते हैं। और मैक्सिमम लोग तो सिर्फ सिलेक्टेड होते हैं या हो जाते हैं, जिसका एमएससी में 200 रैंक आ रही है इसका मतलब ये है कि वो बंदा नॉन सेट में आराम से सिलेक्ट होगा, तो इसलिए फिर उनका हो जाता है, ऐसा होता है। आज तक का एक और ये रिसर्च भी है और सब जानते भी है, लड़के लोग एमएससी कम करते हैं, लड़कियां लोग एमएससी ज्यादा करती है, क्योंकि एक फाइनेंशियल बर्डन भी एक चीज होती है। लड़के लोग बीएससी करके फिर कंपटीशन की तैयारी करते हुए घर वाले पूछने लग जाते हैं भाई कब जॉब लगेगी, है पैसों का बंदोबस्त करना भाई, अब घर कैसे चलेगा, है ना, ऐसा होता है। और जितने भी लोग हैं एमएससी करने वाले स्टूडेंट भी हमारे पास ऐसे आते हैं, पूछते वो कहता है सर नहीं, लड़कियां सीधा ये कहती है हमें तो एमएससी सर एमएससी करनी है, पापा ने बोल रखा है कि पैसों की कोई नहीं, 2 साल और पढ़ना है। तो एजुकेशन का फर्क तो पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट तो है एजुकेशन, मैं भी आपको यहाँ खड़े होकर ज्ञान दे रहा हूँ, बट मैंने छोड़ रखी है बीच में एमएससी, नहीं कर पाते, मजबूरी ऐसी चीज है। बट 2018 वाले में दिल्ली लिया था एडमिशन, बट छोड़ना पड़ा मुझे भी, जची नहीं 4 6 महीने बाद 8 महीने बाद के नहीं, कि अपने को जॉब जरूरी है। तो लड़कियों के लिए थोड़ा इजी है, क्योंकि उनको इतना फाइनेंशियली बर्डन नहीं होता, घर वालों का 1 2 साल का और सपोर्ट मिल जाता है। जब जो लड़की और स्पेशली जिसके पेरेंट्स एजुकेशन के फील्ड में है, वो जॉब से ज्यादा एमएससी को प्रीफर करते हैं, पता नहीं क्यों। ये एक और है, वो कहते जॉब तो 2 साल बाद में भी लग जाएगी, जिसके भी पेरेंट्स एजुकेशन की फील्ड में है वो बोलेंगे जॉब 2 साल बाद लग जाना, लेकिन पहले क्या कर, एमएससी कर। और लड़कों को बोलेंगे एमएससी क्या होती है, एमएससी करने के बाद भी तो क्या बनेगा, नर्सिंग स्टाफ, तो फिर क्यों एमएससी करना, जल्दी करना, ज्वाइन कर फटाफट, ऐसा होता है, सच है, ये रियलिटी है। अब ट्यूटर का तो चलो जो भी है, अच्छा आगे बढ़े। अब आता है यूट्रस प्रोलेप्स की ग्रेड, सुनना अच्छे से सुन लो, पहला अच्छे से पढ़ो, आप मैं बताऊंगा तुम भूल जाओगे, पहला क्या है, इनटू। पहले मैंने क्या बोला था, प्रोलेप्स का मतलब क्या है, यूट्रस रहता वैसे ही है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले अपन नॉर्मल बनाते हैं, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है और ये वेजिनल कैनाल है, ये नॉर्मल है, मतलब ये यूट्रस है पूरा सर्विक्स को मिला के, ये नॉर्मल है। पहला ग्रेड क्या है, पढ़ो आप, सर्विक्स वेजिनल में आ गया, मतलब रहेगा ऐसे का ऐसे, अब इसको मैं बना रहा हूँ, ये वेजिनल कैनाल है, ये तो सर्विक्स है ना, ये सर्विक्स, ये लाल कलर में बड़ा, ताकि तुम्हें डिफरेंस पता चले, ये जो सर्विक्स है ये कहाँ जाएगी, ये आ जाएगी, क्या समझ में आया, रहेगा वैसे का वैसे, फंडस ऊपर ही रहेगा, सर्विक्स नीचे ही रहेगी, लेकिन ऑल और नीचे आ जाता है, उल्टा उल्टा नहीं होता, समझे क्या, सर्विक्स का वजीना में आ जाना ग्रेड 1, दूसरा सर्विक्स इज अप टू द लेवल ऑफ इंट्रोइटस, अप टू, मैं सब उल्टे उल्टे करती, जल्दबाजी ऐसी चीज, ये है वेजिनल कैनाल, पहले मैं कहां तक आया था, सर्विक्स वेजिना में, इसमें देखो अप टू द इंट्रोइटस, ये वेजिनल कैनाल का आउटर पार्ट, इसको हम पेरिनियम बोल रहे हैं, तो सर्विक्स कहां गया, यहां आ गया, तो यूट्रस यहां आ गया, समझ क्या, सर्विक्स बाहर निकली है, मतलब ग्रेड 2 चाहे इन्वर्जन हो और ग्रेड 2 चाहे प्रोलेप्स हो, इंट्रोइटस से 1 आधा सेंटीमीटर ऊपर ही रहेगा, बाहर कुछ नहीं दिखेगा अभी तक, ग्रेड 2 तक आपको बाहर नजर उसके लेवल तक आ सकता है, लेकिन बाहर, और अगर बाहर दिखे तो इसका मतलब क्या, सर्विक्स इज आउटसाइड द इंट्रोइटस। तीसरा, ये कौन है, वेजिनल कैनाल अपनी जगह पे रहेगी, तीसरे में क्या होगा, ये सर्विक्स बाहर पड़ी है, यूट्रस तो अंदर रहेगा आधा, तो ये पूरा का पूरा बाहर पड़ा है, इसमें मैंने सर्विक्स क्यों लिखा हर जगह सर्विक्स क्यों लिखा, क्योंकि पहले सर्विक्स नीचे की तरफ कौन होता है, और इन्वर्जन में सर्विक्स के क्या लिख रहे थे, फंडस लिख रहे थे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, इनसाइड आउट इनसाइड आउट इनसाइड आउट, इसमें ऐसा, इसमें नीचे वाला पार्ट बाहर आ रहा है, आप समझ में आया। तो अगर सर्विक्स वेजिनल कैनाल में आ जाए ग्रेड 1, इंट्रोइटस आ जाए ग्रेड 2, बाहर निकल जाए ग्रेड 3, इन्वर्जन में भी ऐसा ही था कि फंडस अगर नीचे सर्विक्स की तरफ आ जाए ग्रेड 1, वेजिनल कैनाल में आ जाए ग्रेड 2, एक्सपेल आउट हो जाए ग्रेड 3, तो उसमें फंडस के बारे में बोल रहे थे, इसमें सर्विक्स के बारे में बोल। और कंप्लीट जो यूट्रस प्रोलेप्स होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रोसी, आपको ऐसा लगता है क्या है, याद कर लेंगे, खिचड़ी बन जाती है और पेपर में आ जाता है, पेरिनियल टीयर का क्वेश्चन आएगा ना नॉन सेट में, तुम अभी तुम्हें लगता है क्या है, ग्रेड 1 2 3 4 सेम ही तो है, वो एग्जामिनर 2 और 3 में फंसाएगा, या थर्ड और फोर्थ में फंसाएगा, वो मतलब लैंग्वेज ऐसी देता है कि तुम छोड़ तो सकते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें बार बार याद आएगा क्लास में पढ़ाया हुआ, बट तुम ये भूल जाओगे ये था कि मिक्स हो जाएगा सब, अभी बोले ना स्वॉट में टाइम आउट, स्वॉट में टाइम आउट करे थे, वो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में होता है एसएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट पता है पता ही है, तुम ऐसे बड़े मत बनाओ, अभी इमरजेंसी पढ़नी बाकी है ना, हाँ तब नहीं पता है, पढ़ते ही तुम्हें याद हो जाएगी पक्की गारंटी। ओटी में काम कर रखा होगा, एक ग्रीन कलर का पेपर होता है जिसके ऊपर पॉइंट पॉइंट लिखे होते हैं, तीन एक ऐसा पॉइंट होता है, बड़ा सा पेपर होता है, ऐसा पेपर, एक तरफ लिखा होता है साइन, क्या लिखा है, यहाँ कुछ पॉइंट है, फिर लिखा है टाइम, क्या लिखा है, टाइम आउट, कुछ पॉइंट है, फिर
पहला इक्वेशन क्या आता है पता है? सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या नहीं होता? ऑप्शन डी होता टाइम इन। टाइम इन नहीं होता। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में कितने पैरामीटर होते हैं? 3 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर कौन सा है? दूसरा पैरामीटर कौन सा? तीसरा पैरामीटर कौन सा? पहले पैरामीटर का मीनिंग क्या है? साइन इन। साइन इन का मतलब क्या होता है? साइन इन का मतलब है आ जाओ। पेशेंट ओटी में आता है तो इसमें आइडेंटिफिकेशन पता करते हैं, आईडी बैग लगाया कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन अटैच है कि नहीं, एनपीओ है कि नहीं, पार्ट प्रिपरेशन है कि नहीं, कौन सी ड्रग की एलर्जी कंफर्म कर रखा है कि नहीं, आपस में एक दूसरे के स्टाफ का मीनिंग पता है कि नहीं, कौन सी ओटी में सर्जरी होनी है, किस पार्ट की सर्जरी होनी है। साइन इन का मतलब है इंट्रोडक्शन टाइप। कौन सा टाइप है? इंट्रोडक्शन। इसमें सब कुछ कंफर्म हो गया तो फिर आ जाता है पेशेंट किसमें? टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब होता है पेशेंट को इंसिजन देने से पहले और एनेस्थीसिया लगाने के बाद तक के टाइम को। एनेस्थीसिया पहले लगाते हैं, इंसिजन पहले देते हैं? पहले बेहोश करते हैं। एनेस्थीसिया के बाद और इंसिजन से पहले के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम आउट। टाइम आउट हमेशा गेम के बीच में होता है। आपने आईपीएल देखा होगा, क्रिकेट देखते हो तो टाइम आउट होता है 7-8 ओवर बाद में 2.5 मिनट का। तो यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं कि टाइम आउट कब होगा? बीच में, कि पेशेंट आ चुका है, अब हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं और एनेस्थीसिया देते समय हमें क्या याद है? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या देखता है? टीम तैयार है कि नहीं है, ओटी टेबल तैयार है कि नहीं है, पार्ट सब इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल्स तैयार है कि नहीं है, सब नर्स तैयार है कि नहीं है, सर्कुलेटरी नर्स उसको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो सर्कुलेटरी नर्स क्या वो स्टेराइल होता है? नो, लेकिन उसका होना भी तो जरूरी है। बार बार स्क्रब नर्स अपनी स्टेराइल प्लेट छोड़ के थोड़ी जाएगा। तो सर्कुलेटरी नर्स क्या करता है? अंदर से कोई अचानक से आपको स्विच चाहिए तो वो वहां से लाके यहाँ स्टेराइल प्लेट में रखेगा, ठीक है। उसके बाद में सब नर्स डॉक्टर को वो इंस्ट्रूमेंट देगा, डॉक्टर उसका यूज करेगा। तो डॉक्टर की टीम, स्क्रब नर्स, सर्कुलेटरी नर्स, फील्ड, ओटी टेबल्स, अरेंजमेंट सब तैयार है कि नहीं, ये किसका काम है? टाइम आउट। उसके बाद साइन आउट। पेशेंट वापस ओटी छोड़ने तक का टाइम, ओटी को लिविंग मतलब ओटी से बाहर निकलने के टाइम को, रिकवरी का टाइम होता है, वो कौन सा टाइम होता है? साइन। साइन आउट का मतलब क्या होता है? जैसे चेक इन चेक आउट, तो साइन आउट का मतलब क्या? जा रहे हैं वापस, मरीज ओटी से बाहर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइन। क्वेश्चन आता है कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या नहीं होता? टाइम इन नहीं होता। क्या नहीं होता? टाइम आउट होता है। मतलब साइन दोनों होता है, इन और आउट। टाइम ओनली आउट होता है, इन नहीं होता है। ऐसे आप याद कर सकते हो चाहो तो, बाकी आपकी मर्जी। ट्रीटमेंट, अगर किसी को यूट्रस प्रोलैप्स है तो क्या दिक्कत हो सकती है? मतलब दिक्कत तो क्या होगी? ट्रीटमेंट करेंगे अपन। वही पहले पेसेरी का मतलब है रिंग, ये टेम्पररी ट्रीटमेंट। क्या पेसेरी, जो पेसेरी जो भी तुम बोलते हो मुझे नहीं पता, क्या ये यूट्रस प्रोलैप्स को क्योर करता है? तो क्या करता है ये? और फर्दर प्रोग्रेस को रोकता है। जहां है वहीं पे, जैसे एग्जांपल पेसेरी क्या है, तो सुनो एग्जांपल है, देखो नॉर्मल सोचना है अदरवाइज नहीं लेना। जैसे एग्जांपल के लिए कोई पर्सन है जिसकी अभी एंगेजमेंट नहीं हुई है, तो उसकी घरवाले उस बच्चे की, उस लड़के की, उस लड़के की एंगेजमेंट कहीं भी कर सकते हैं, वो अभी तक फ्री है। और अगर बाई चांस दोनों परिवार मिले और एक जने ने क्या कर दी, रिंग पहना दी, तो उसके बाद में वो लड़का और वो लड़की और कहीं पर एंगेजमेंट मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंटरी ऑफिशियली वो क्या हो गए, एक दूसरे के हो गए, फिर उन्हीं के आपस में हम स्टार्ट हो जाता है। होता है कि नहीं? वैसे ही इस टाइप रिंग जहां है, अब पहले कुछ भी था लेकिन रिंग पहनाने के बाद में वही उसका कौन है? परमेश्वर। तो इसका मतलब ये हुआ कि माना कि ये यूट्रस प्रोलैप्स है और हमने पहना दी यूट्रस के ऊपर रिंग, पैसे को बोलते रिंग, क्या बोलते हैं? अब इससे आगे नहीं आ सकता, यूट्रस को क्या कर लिया? कवर कर लिया, ढक्कन लगा दिया। तो पैसे इज टाइप ऑफ रिंग, जहां है वहीं पर रोक देते हैं, और फिर कभी बहुत ज्यादा हो गया तो फिर यूट्रस निकालना पड़ सकता है। तो पैसे क्या है? रिंग है। समझ में आ गई ना? ये एक क्योरेबल नहीं है, ये एक मैनेजेबल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट सर्जरी। सर्जरी में वही हम्म हाँ इस टाइप से। नहीं, पसेरी को फिक्स किया जाता है। हाँ फिक्स किया जाता है, पसेरी का अलग होता है। जैसे कब, तो ये है एग्जांपल के लिए, जैसे ये यूट्रस है, कॉन्ट्रासेप्टिव में पढ़ेंगे हम लोग, ये सर्विक्स है, ये वेजिनल कैनाल है। 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो अपन बात करते हैं, एक होता है सर्वाइकल कैप, एक होता है डायफ्राम, और एक होता है स्पंज। स्पंज का मतलब है वेजिनल स्पंज। 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सर्वाइकल कैप सर्विक्स के ऊपर लगता है ऐसे, तो यहां से इसको अंदर नहीं जा सकता, कैप ढक्कन लग गया सर्विक्स के ऊपर। डायफ्राम को वेजिनल कप बोलते हैं। डायफ्राम यहां लगता है, सर्विक्स में नहीं लगता, सर्विक्स ऊपर है, डायफ्राम यहां लगता है। इन दोनों को 24 घंटे से ज्यादा रखा तो क्या हो सकता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्या हो सकता है? ये फॉरेन बॉडी है और फॉरेन बॉडी अंदर रिएक्शन करके टॉक्सिक टीएसएस कर देता है। तो वेजिनल इसको बोलते हैं डायफ्राम, डायफ्राम का दूसरा नाम है डच कैप। और तीसरा होता है वेजिनल स्पंज। तो व्हाइट कलर के रसगुल्ले आते हैं, आपने देखे होंगे स्पंज वाले। उसकी क्या खास बात होती है? ऐसा किसी को जॉन्डिस वगैरह होता है तो पहले ज्यादा खिलाते थे। ऐसा क्यों खिलाते थे? क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है, मीठा बहुत ज्यादा होता है। स्पंज वाले के अंदर फुल चाशनी होती है, शुगर होती है। और जॉन्डिस में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट चाहिए होती है, ऐसा बोलते हैं। लिवर मेटाबॉलिक और लिवर के मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए फुल ग्लूकोज चाहिए होता है। जॉन्डिस में फुल कार्बोहाइड्रेट देना होता है, बाकी सब कम, फुल कार्बोहाइड्रेट फुल कैलोरी। तो सेम स्पंज वाले रसगुल्ले की क्या खास बात है कि वो होता है भरा हुआ, और उसको ऐसे दबाते हो तो उसके अंदर से क्या निकलता है? चाशनी और मीठा जो भी होता है। तो ये सेम स्पंज वाला रसगुल्ला है, इसको बोलते हैं वेजिनल स्पंज। नाम इसलिए पड़ा इसका। इसको दबा के वेजिनल कैनाल में रख देते हैं, ऐसे ऐसे दबा के वेजिनल कैनाल में ये रख देते हैं। क्योंकि ये स्पंज वाला रसगुल्ला स्पंज टाइप है, तो इसमें एसटीडी प्रिवेंशन नहीं होता। इसमें फेलियर रेट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो साइड से मौका पड़ते ही स्पंज चला जाता है।
समझ में आ रही? तो ये तीनों अलग अलग है, ये लूज इसमें कोई फिक्सिंग फिनोमेना यूज नहीं करते, उस पैसेरी में फिक्सिंग फिनोमेना यूज करते हैं। तो ऐसे अपन पढ़ने वाले हैं वैसे बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव में। अब सर्जरी पैसेरी है टेम्परेरी ट्रीटमेंट। अच्छा आपको स्पोलियोसिस पता है? स्पोलियोसिस नाम सुना है? स्पोलियोसिस में हम ब्रेसेज लगाते हैं, सुना है ना ब्रेसेज? ब्रेसेज क्या होता है? ऐसा कोई भी स्विंग, ऐसा कोई भी स्प्लिंट जो आगे उसकी डिफॉर्मिटी को होने से रोके वहीं पर रोक दे, क्या वो क्योर करता है? स्पोलियोसिस का मतलब लेटरल डेविएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फिक्स करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह से, यहाँ से यहाँ लगा के पूरा। तो वो क्या करता है? आगे प्रोग्रेस को रोकता है, फर्दर प्रोग्रेस को रोकता है। ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन आया एक बार कि स्पोलियोसिस में ब्रेसेज क्या करता है, क्या क्योर करता है या फर्दर प्रोग्रेस को रोकता है? आगे प्रोग्रेस को रोकता है। परमानेंट इलाज तो सर्जरी है, खोल के स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करना पड़ता है, इसको लगाना पड़ता है, इसको इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही ये सर्जरी, तो सर्जरी तो परमानेंट है लेकिन पैसेरी वहीं पर रोक देता है। तो सर्जरी अलग अलग है, एज के अकॉर्डिंग करेंगे सर्जरी, किसी की एज कम है। अब इसमें सर्जरी करते समय दो तीन बातें हिस्ट्री ली जाती है। पहला ये पूछा जाता है कि आप फ्यूचर में आपका फैमिली प्लानिंग पर्पस सॉल्व हो गया या अभी और बच्चे चाहिए, पहला सवाल तो ये। फिर दूसरा हिस्ट्री में ये देखा जाता है कि एज 45 साल को क्रॉस कर चुकी है या नहीं करी है। तीसरा ये देखा जाता है कि एज और ज्यादा क्रॉस 60 साल को क्रॉस कर चुकी है कि नहीं। सारी चीजें पूछ के ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सर्जरी डिपेंड ऑन द एज एंड नीड फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसी। सर्जरी अलग अलग है सबका, चार अलग अलग है। पहला पहला है हु वांट, ये क्वेश्चन में आएगा कि एक फीमेल को यूट्रस प्रोलैप्स है और वो प्रेगनेंसी फ्यूचर में चाहती है, तो बताओ कौन सी पहली प्रायोरिटी रहेगी? इसको बोलते हैं स्लिंग सर्जरी, सर्वाइकोपेक्सी। कौन सी सर्जरी? स्लिंग सर्जरी या सर्वाइकोपेक्सी। सर्वाइकोपेक्सी का दूसरा नाम है प्यूरेंडल ऑपरेशंस। सिर्फ सर्विक्स को काट सकते हैं, सर्विक्स को रिपेयर करते हैं। जितना पार्ट वेजिनल कैनाल में आया है सर्विक्स का उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको सर्विक्स को रिपेयर करना, सर्विक्स को एडजस्ट करना सर्वाइकोपेक्सी कहलाता है। इसमें यूट्रस और ओवरी के साथ में छेड़छाड़ी नहीं करते क्योंकि फ्यूचर में प्रेगनेंसी चाहिए। सर्वाइकोपेक्सी का दूसरा नाम है प्यूरेंडल ऑपरेशंस। हो गया? लिख लिया? लिख लिया क्या? क्या बोल रहे हो, क्या हुआ? तो बातें क्यों कर रहे हो? सेकंड, जिसकी एज 40 साल से कम है उसको कहते हैं फोदरकिल ऑपरेशन या मैनचेस्टर सर्जरी। एग्जाम में आया हुआ है, किसी ने सुना हो तो? कि फोदरकिल ऑपरेशन या मैनचेस्टर सर्जरी क्या होता है? इसी क्वेश्चन में इतना ही आया आज तक कि फोदरकिल ऑपरेशन मैनचेस्टर सर्जरी किससे रिलेशन है? यूट्रस को निकालने से रिलेशन है। किसका ऑपरेशन है? ऑप्शन ए एलएससीएस की सर्जरी का नाम है, ऑप्शन बी कई और नाम दिक्कत था, मतलब एक तो था हिस्टेक्टोमी से रिलेटेड, एक एलएससीएस से रिलेटेड, मैंने किसी पेपर में देखा, दो कुछ और थे। तो यूट्रस को पार्शियली यूट्रस को निकालना क्या कहलाता है? फोदरकिल ऑपरेशंस। क्या स्टेप पढ़ लो, फोदरकिल ऑपरेशन के स्टेप पढ़ लो, पहले बाद में लिखना। स्टेप ये सबसे पहले करते हैं डीएनसी। क्या करते हैं? डीएनसी करने के बाद में सिर्फ सर्विक्स को निकालते हैं। सुनना, ये यूट्रस है, सबसे पहले करेंगे डायलेटेशन एंड कुरेटेज, फिर निकालेंगे एम्पुटेशन ऑफ सर्विक्स। इस सर्विक्स को क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो पीछे क्या बचा? ओनली यूट्रस, यूट्रस बचा। फिर प्लीकेशन ऑफ द मैकेंटोटेड लिगामेंट, जो सर्विक्स का लिगामेंट साइड वाला टूट चुका है, अब ये वजिनल कैनाल है, अब बीच वाली सर्विक्स तो चली गई है, फिर यूट्रस को और वजिना को आपस में जोड़ देते हैं, यूट्रस और वजिना को खींच के एनास्टोमोसिस कर देते हैं। इस पूरी सर्जरी को बोलते हैं फोदरकिल ऑपरेशंस। प्लीकेशन का मतलब यहाँ पर जोड़ने से ही है। तो मैकेंटोटेड लिगामेंट, और एक बात बताओ, वजिना रह गई यहाँ पर, यूट्रस रह गया यहाँ पर, बीच में क्या थी? सर्विक्स। ये सर्विक्स थी, ये सर्विक्स तो निकाल ली, तो निकाल, ये निकाली एग्जांपल के लिए, ये निकाली, ये निकाली। अब इसको जोड़ो, तो जोड़ो के लिए क्या करोगे आप? एनास्टोमोसिस करोगे। तो इसका मतलब किसी भी ऑर्गन को रिपेयर करना क्या कहलाता है? रिपी। तो वेजिना को हम रिपेयर करेंगे, इसको वेजिना को ऊपर खींच, कैनाल को तो खींच सकते हैं ऊपर, तो वेजिना को यहाँ तक थोड़ा बहुत यूट्रस आ जाएगा नीचे, और वेजिना को थोड़ा ऊपर ले लेंगे और इन दोनों को स्टिचिंग कर देंगे, तो कॉलपोरेफी। और वेजिना को ऊपर खींचेंगे, हो सकता है पेरिनियम में कुछ डैमेज आ जाए, तो साथ में कॉलपो प्लस पेरिनियोरेफी, ये करना पड़ेगा। साथ पूरा प्रोसीजर है, पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं फोदरकिल ऑपरेशन या मैनचेस्टर सर्जरी। डीएनसी करना, सर्विक्स निकालना, बचे हुए पार्ट को जोड़ देना, यूट्रस और वेजिना को जोड़ देना मैनचेस्टर सर्जरी या फोदरकिल ऑपरेशन कहलाता है। सही है? मिटा दूं? ये तो मिटा दूं फोटो तो। हर्निया होता है ना, हर्निया की सर्जरी को क्या बोलते हैं? हर्नियोप्लास्टी, हर्नियोरेफी या हर्नियोप्लास्टी? वैसे दोनों सही है, बट दोनों ही ऑप्शन में हो ना, तो हर्नियोरेफी इज राइट आंसर है, हर्नियोप्लास्टी राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हर्निया को तुम एक्चुअली रिपेयर कर रहे हो बीच में जाली लगा के। जाली को क्या बोलते हैं? मैस, तो मैस प्लास्टी जरूर बोल सकते हो, लेकिन उसको हर्नियोरेफी बोलते हैं। हर्निया की सर्जरी को हर्नियोप्लास्टी नहीं बोलते, हर्नियोरेफी बोलते हैं। अच्छा एक सवाल पूछूं, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी को क्या बोलते हैं? वो एग्जामिनर बेवकूफ है तो चीलियोप्लास्टी ऑप्शन में देगा। चीलियो मतलब क्या होता है? चीलियो मतलब पैलेट होता है, लेकिन सही आपका आंसर, वो एग्जामिनर देगा ही नहीं। रेडियोप्लास्टी तो लिप की सर्जरी को बोलते हैं, चेलियोप्लास्टी राइट है बट कभी नहीं आएगा पेपर में। स्टेफाइलोरेफी, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी को क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोरेफी। क्या बोलते हैं?
क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करते हैं, क्लेफ्ट पैलेट की। अगर कोई बेबी है उसको क्लेफ्ट लिप भी है, क्लेफ्ट मतलब फटा हुआ है, क्लेफ्ट पैलेट का मतलब तालू फटा हुआ है, दोनों साथ में है। मोस्टली 50% दोनों साथ में होता है, 25% में नहीं होता। पहले किसकी करते हैं? क्या दोनों साथ में? पहले किसकी करते हैं? क्लेफ्ट लिप की सर्जरी 3 से 6 महीने की एज पे करते हैं। मिला रूल ऑफ 10 नाम सुना है? मतलब लगभग 2.5 से 3 महीने की एज, एग्जैक्ट बोले तो 3 से 6 महीने से किसी हालत में पहले पहले, एनी हाउ 6 मंथ से पहले पहले क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करनी है। एग्जैक्ट एज है 3 महीना। किसकी करूं? और क्लेफ्ट पैलेट की, क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी करते हैं उसमें हमारा मेन गोल ये होता है टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ फॉल्टी स्पीच। टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब कोई भी बच्चा परमानेंटली अपनी स्पीच को फॉल्टी डेवलप ना कर ले। तो लगभग ऐसा बोलते हैं कि बच्चा 12-13 महीने का लगभग बोलने लग जाता है, और पहले कर भी नहीं सकते क्योंकि उसका वेट भी तो चाहिए। तो एग्जैक्ट आंसर ये होता है कि किसी भी हालत में, किसी भी हालत मैक्सिमम एज तो 18 महीने है। लेकिन एक ऐसा भी था, आंसर 2018 का पेपर था, और एक था आईजीएमएस पटना का, दोनों में ऐसे क्वेश्चन थे कि एक ऑप्शन था 12 से 18, एक ऑप्शन था 6 से 12। एक था 12 से 18, एक से 6 से 12। नॉर्मली हम जो बुक में पढ़ते हैं वो 6 से 18 है, लेकिन एग्जामिनर मोस्ट चालू उसने इसी के दोनों ऑप्शन बना दिए, 6 से 12, 12 से 18। राइट आंसर तो 6 से 18 है, लेकिन राइट आंसर अब क्या है? 6 से 12 या 12 से 18? 6 से 12 या 12 से 18? बच्चा 12 महीने का लगभग बोलने लग जाता है, जितना लेट करोगे बच्चा तोतला होगा। टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ फॉल्टी स्पीच, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के द्वारा मैक्सिमम 12-13 महीने से पहले पहले सर्जरी को कर लेना चाहिए। राइट आंसर तो 6 से 18 है, पर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको क्या करना चाहिए? एक बार नहीं, 2 बार सवाल। अगर 40 साल से वहां 12 से पहले पहले कह रहा हूं तो क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, तो इसका मतलब ये हो ना 6 से 12। बाकी राइट आंसर 6 से 18 दे रखा है, तो ऐसा मत सोचना। आज के बुक में यही है, 6 से 18, 6 से 18, 6 से 18 हम पढ़ते आए। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, वो फंसाता है कि करो सही, पढ़ा हुआ है, टीचर की कोई गलती नहीं, सबने पढ़ा दिया, अब तुम्हारा जय माता दी कितना काम करता है। इसलिए बोलते हैं किसी का बुरा नहीं करना, कभी कोई गलत काम नहीं करना, क्योंकि ऐसे टाइम में भगवान साथ देता है, कोई नहीं देता। सच में किसी का बुरा नहीं करना, कोई देखे या नहीं देखे भगवान देखता है। तो अगर आपने किसी का बुरा किया है ना इंटेंशनली, तो उस टाइम वो फिर 12 से 18 सही होता है। और वो एक नंबर नहीं गया, वो एक और गया दूसरे वाले में से पॉइंट दे गया, जो एकदम सही था आपका वो भी लेके गया। अगर नहीं आता ना तो आप छोड़ देते, तो कम से कम जो सही था वो तो रहता। तो इसलिए भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, बड़ों का बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अपने आप को ज्यादा 30 मार्क का नहीं समझना है। हो सकता है बहुत गंदा, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत गंदा होता है जब आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है ना, और बाहर आके हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं बस, ये कैसे हुआ मेरे से, ये हो कैसे गया, हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। और पता ही नहीं चलता तुम्हारे 100 में से 10 तो तुम छोड़ोगे, और 90 में से 30 कब गलत हुए, 9 में से 3 मतलब 10 में से 3, 10 में से 3 कब गलत हुए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और अगर किसी के 10 में से 3 गलत हो जाते हैं और एक छोड़ दिया, तो नंबर आते हैं 100 में से 50। चेकआउट कर लो, 50 ही होता है कि 9 में से 3 के पीछे कितने बचे, 6, 3 का कितना नंबर माइनस होगा, 1, तो 6 में से 1 के पीछे कितना बचा, 5, मेरिट रहती है 60%। आपको कितने राइट करने थे, 10 में से 6, आपने कितने किए, 5, कितने क्वेश्चन का 5 ला रहा, 1, 10 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन। और अगर आप ईमानदारी से कंसंट्रेट करके भगवान को याद कर करके करते ना, तो 1 तो सही हो ही जाता। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ में आशीर्वाद बहुत जरूरी है ऊपर वाले, बाकी किसी का नहीं, पेरेंट्स का और गॉड का। बाकी दोस्तों का, टीचरों का नहीं भी हो तो चलता है, नहीं हो तो भी मैं कहता हूँ चलता है। पेरेंट्स और गॉड दोनों का जरूरी सबसे पहले है, बाकी सब कंडीशनल है। भाई बाकी क्यों, आप पैसे देके हमसे पढ़ रहे हो, हम पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, वो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, ऐसी बात कोई। लेकिन कोई आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, आप उसकी बैंड बजा रहे हो, घर वाले बोल रहे पढ़ना है किसी हालत में, आप उसको बोल रहे हो हाँ मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, और तुम यहाँ पढ़ नहीं रहे हो, घर वाले तो पैसे भेज रहे हो तुम्हें, तो मम्मी कितने भेजो, 4000, वही भेजती 5000, मम्मी बोली बेटा लड्डू खा लेना, और यहाँ पे लड्डू की जगह कुछ और खा रहे हैं, अगर ये 40 साल से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, स्टेक्टोमी। और स्टेक्टोमी क्या टाइप है मैं नहीं बता रहा, सब टोटल, टोटल, पेन, एक्सटेंडेड, रेडिकल। कल गायनिक में क्वेश्चन पूछा था, घुमा के पूछा था कि ये कोई पूछता है कि पेन स्टेक्टोमी करवानी है क्या होती है, ऐसे करके कुछ पूछा था ना, समझ आ गया था। कल गायनिक के क्वेश्चन मैंने टफ पूछे थे, मैं मान रहा हूँ। तो आता नहीं लगे, कभी कभी ऐसा आना चाहिए ना। नॉर्थ सेट 4 नाम सुना है? नॉर्थ सेट 4 किसने सुना? आज तक के नर्सिंग इतिहास का सबसे टफ पेपर था नॉर्थ सेट 4, ऐसा खतरनाक वाला पेपर था, दिया था मैंने। मैं सोच रहा हे भगवान मेरे कोई नहीं आ रहे हैं, बच्चों का क्या होगा, सच में सोच रहा मेरे नहीं आ रहे क्या होगा, और सच में ही वही हुआ। टॉपर के नंबर थे 200 में से 126 ओनली, और पूरे इंडिया में 143 लोग जनरल के सिलेक्ट हो पाए मेल, 143 लोगों के 100 से ज्यादा नंबर थे। सोचो कितना टफ पेपर रहा होगा, मतलब इतना घुमा फिरा, इतना टफ, इतने ऑप्शन घुमाए, इतने ऑप्शन घुमाए भगवान। अगर कोई ओल्ड एज फीमेल है उसको लोकल एनेस्थीसिया से लीफोर्ट ऑपरेशन करते हैं। कौन सा ऑपरेशन करते हैं? लीफोर्ट। कल जाके देख लो लीफोर्ट ऑपरेशन क्या होता है, जिसमें कॉल्पोस्क्लेरोसिस भी होता है। लीफोर्ट ऑपरेशन में क्या करते हैं, कॉल्पोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है क्या, रिपेयर आई थिंक। कॉल्पो मतलब वेजाइनल रूट से जो यूट्रस है उसको निकालते हैं, जो पार्ट होता है उसको रिपेयर करते हैं, ऐसा कुछ कॉल्पोस्क्लेरोसिस।
ओल्ड एज, ये मैंने बता दी 4 बातें। ये हो गया आपका यूट्रस का मामला फिनिश। अब हम पढ़ेंगे वेजिनल फिस्टुला, सॉरी वेजिनल प्रोलैप्स। लीफोर्ड ऑपरेशन है ना, ये घर जाके देख लेना एक लाइन में। डाउट है कल वाले पेपर में मैं जो चीज नहीं पढ़ा रखी वो तो मैं बताऊंगा नहीं, कुछ मैंने बोला था पहले मैं दूंगा, 4-5 क्वेश्चन नहीं पढ़े हो। कौन सा 51 और 53 दो ही? फिफ्टी एट इतना नहीं गलत है भाई, इतने गलत है। 47 भी, चलो मैं भी देख लेता हूँ, इतने गलत है तो समझे नहीं, देख लो एक मिनट कहाँ जा रहे हो बीच में। कौन सा टॉपिक था, कहाँ कह रही है? लेबर परप्यूरिया मॉडल एनिमा ओपीजी टेस्ट टेस्ट टेस्ट, कहाँ गया गायनिक? कभी तो बनाया था, गायब हो गया। चुप रहो, कहाँ गया रे? ये पड़ा, अच्छा उधर दिख रहा है, अरे मेरा लीक हो गया पॉइंट। कितने नंबर से मेरा स्टार्ट है? पहला क्वेश्चन मेरा कौन सा है? 47 पहला, ये 45 ईयर ओल्ड, हाँ पहले मैं राइट आंसर डी दे रखा भाई अपने, डी तो है 47 में डी है ना। 45 ईयर ओल्ड वुमन हैज बीन हैविंग मेनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया, मतलब ब्लीडिंग ज्यादा है, शी इज आल्सो फीलिंग वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा थकान है। तो थकान क्यों हो रही, थकान क्यों हो रही? क्योंकि तुम बेवकूफ हो इसलिए तुम्हें आया नहीं। हीमोग्लोबिन होता है लगभग 12 से 16 है ना, एग्जाम मानते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है वो 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। कितनी को? ऐसा बोलते हैं किताब वाले कि 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड का मतलब लगभग 12 ग्राम या 13 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 19 ml ऑक्सीजन को कैरी करना चाहिए। कितनी ऑक्सीजन को कैरी करना चाहिए? तो ना तो हमारा सांस फूलेगा ना हम कुछ तकलीफ होगी। अगर किसी का हीमोग्लोबिन 6 है या 7 है या 8 है तो इसको 1.34 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा या तो 12 या 13 या 14, 19 तो नहीं आएगा। तो 100 ml ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा? हाइपोक्सिया। तो हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो ऑक्सीजन कैरी कहां से होगा? तो पहले में फैटी का रीजन क्या है? डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ए 45-year-old woman was found with severe large fibroid tumors। पेन पूछा था ना, ये पेन, पेन का मतलब फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस। तो कहां है फैलोपियन ट्यूब, ओवरी? सही हो गया, सही हो गया सबका, हो गया ना सही। द नर्स इज केयरिंग फॉर वुमेन हु हैड हिस्टेक्टोमी विद वस्कुलर कॉम्प्लिकेशन शुड बी नर्स। अगर हिस्टेक्टोमी में वस्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है तो प्यारे, वस्कुलर का मतलब वैसे हिस्टेक्टोमी का आज से 15 दिन पहले पढ़ाते पढ़ाते हमने बोला अगर किसी की लेग की सर्जरी होती है, पेल्विस ऑर्गन की सर्जरी होती है तो उसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि बड़े पार्ट को जब निकालते हैं तो वेन के थ्रोम्बस आ जाता है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द वस्कुलर इन पेल्विक सर्जरी इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के 3 रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी, पेल्विक सर्जरी एंड लेग सर्जरी। तो इसमें आ गया थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, राइट। नेक्स्ट 4 नंबर का 2, कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग। कहां है भाई कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग वाला? हाँ, the nurse is caring for an adult woman who had a vaginal hysterectomy today. The client is now returned to the nursing care unit following an uneventful stay in the post anesthesia care unit. सुनो, आपको पता है, मैं भी बोलूंगा याद आ जाएगा। एब्डोमेन के किसी भी पार्ट की सर्जरी होती है, सुनना, एब्डोमेन के किसी भी पार्ट की सर्जरी होती है, चाहे गॉल ब्लैडर हटाया, चाहे लीवर हटाया, चाहे स्प्लीन हटाया, चाहे स्टोमक हटाया, चाहे इंटेस्टाइन हटाया, पेशेंट को जो ही हो सकता है तो पेशेंट को 2 चीजों का ज्ञान दिया जाता है। एक तो क्या बोलते हैं, वो कर देते हैं बाद में। पहले नंबर पे पेशेंट को बोलते हैं सांस ले, पेशेंट इज मोस्ट चालू, क्योंकि बेचारा है, चालू नहीं बोल सकते, बेचारा है। वो आपको बोलेगा मैं सांस ले लूं, क्योंकि जो ही वो लंबा सांस लेगा उसके लंग्स कहां जाएंगे? नीचे। किसके टच होंगे? जहां स्पीच लगा रखे हैं, तो उसको होगा पेन, तो वो सांस लंबा लेना शुरू करेगा। आप बोलोगे लंबा सांस ले तो वो ऐसे करेगा। जो ही लंग्स नीचे जा रहे हैं, डायग्राम नीचे जा रहा है, उसका जो डायग्राम टच हो रहा है इंसिडेंट साइड में, वो सांस लेगा नहीं। आपको क्या बोलेगा? मैं ले रहा हूं। आप क्या मान लोगे? सांस ले रहा है। तो आपको कैसे पता सांस ले रहा है नहीं ले रहा? आप उसको बोलोगे एक बॉल ऊपर चलेगी, दूसरी पूरी नीचे आएगी, इसका मतलब लंबा सांस ले रहा है। तो पेशेंट को किसी भी एब्डोमेन की सर्जरी में डीप ब्रीथिंग और कपिंग एक्सरसाइज इसलिए करवाते हैं कि उसके लंग्स का लोअर पार्ट कोलैप्स नहीं हो जाए, एपिलेप्टिसिस ना हो जाए। क्या नहीं हो जाए? To prevent the atelectasis within 24 hours after any surgery, especially in the abdominal surgery, deep breathing and cupping exercise, and after that high power position में incentive spirometry। याद होगा आपको? नहीं नहीं, ऐसे सेंट बैग होता है, बड़े हॉस्पिटल में सेंट बैग होता है, ठीक ठीक हॉस्पिटल में तकिया होता है, उसको ऐसे लगाते हैं। देखा है कभी हॉस्पिटल में से, है ना? मान जाओ। नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? यंग वुमन हैज बीन लोअर एब्डोमिनल पेन, एमेनोरिया, ओवेरियन सिस्ट। ठीक है भाई, ओवेरियन सिस्ट है तो क्या करें? ओवेरियन सिस्ट यूजुअली सर्जिकली रिमूव्ड। सिस्ट है तो क्या करोगे? अंदर रखोगे? सिस्ट है तो क्या करोगे? क्या करते हैं? सिस्ट निकालते हैं, क्या पूछ रहे हो इसमें? मेनोपॉज, मेनोपॉज एक्सप्लेनेशन सारे एक्सप्लेन करना है क्या? तो बता दो कौन कौन से करना है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। 53, 53 है भाई ये। 42 ईयर ओल्ड फीमेल फिजिशियन बिकॉज स्पॉटिंग, बेवकूफ हो,
आउटकम ऑस्ट्रेज नहीं पता है तो क्या करें? सर्वाइकल कैंसर का क्लासिकल साइन क्या है? सर्वाइकल कैंसर का क्लासिकल साइन क्या है? पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग इज ए क्लासिकल साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर. नॉर्मली ब्लीडिंग नहीं होता, सर्विक्स इरिटेट होता है तो ब्लीड होता है. पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग इज ए मेन फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर. तो अगर कोई फीमेल को ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है बाई चांस, तो उसको क्या करना चाहिए? पिप स्मीयर टेस्ट करवाना, जिसमें स्टेजेस को दे नहीं देगा, जिसमें ये लिखा है स्टेज 3. अब ये पढ़ोगे आप कैंसर में, स्टेज 3 है वो आपको वहीं पढ़ोगे आप. तो इसलिए वो मेरा टॉपिक नहीं, मैंने जो चीज मेरे से रिलेटेड है वो बता दिया. नेक्स्ट नेक्स्ट अरे तो पढ़ लोगे कोई ना. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50. अरे 57 बोले नर्स इज केयरिंग. सारी कोई ऐसा थोड़ी होता वुमेन आफ्टर. हाँ इधर ध्यान दो, पढ़ो पढ़ो. ये है ना, द नर्स इज केयरिंग फॉर इंसिजन ऑफ रेडियम रॉड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन द सर्विक्स. एनके सॉन्डर्स पीले पीले दो बॉक्स, एक इस साइड नीचे इस साइड ऊपर. एक में प्राइवेट रूम वाला 16 साल से छोटे को नहीं आने देना. पूरे ड्यूटी में 30 मिनट की ड्यूटी करना, रोजाना सेम स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगाना, डोजी फिल्म मीटर बैठ के काम करना. और 8 और 8 16 पॉइंट पढ़ लोगे तुम्हारा एक क्वेश्चन नॉट सेट में सही हो जाएगा. बेवकूफ तो भी नहीं पढ़ा इसलिए गलत हो गया तुम्हारा. क्या है? द नर्स इज केयर फॉर ए वुमन आफ्टर इंसर्शन ऑफ रेडियम रोड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ऑफ द सर्विक्स. द नर्स पोजीशन इन सुपाइन पोजीशन विद लेग एक्सटेंड फॉर व्हिच रीजन? बेवकूफों, जो रेडियम जो इंसर्ट करते हैं, इसको सर्विक्स का कैंसर है, लोकली सर्वाइकल कैनाल में रेडियम इंप्लांट करते हैं, तो उस फीमेल में लगभग कम से कम लगाने के 30 से 45 मिनट तक मरीज को सुपाइन पोजीशन के साथ में थोड़ा सा इस टाइप से, ताकि वो एक्सपायर आउट नहीं हो जाए. और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अगर एक्सपायर आउट हो गया तो आपको हाथ से टच नहीं करना है. समझ में आ रहा है? लॉन्ग हंड्रेड फॉरसेप्स. और उसको स्पेशल टाइप का उसके अंदर एक होता है डबल लेड एप्रिल वाला, लेड वाला है ना, उसके अंदर डालना है. तो आप वो पॉइंट वहां पढ़ोगे ना, सब आ जाएगा, सारे पॉइंट देगा उसमें. नेक्स्ट 62 वुमेन इज हैव ए रूटीन गायनेकोलॉजिकल. तो ये रूटीन गायनेकोलॉजिकल, अरे बाप जी रुक जाओ रे. हाँ ये रूटीन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन. व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट? ओ माय गॉड, रूटीन में क्या देंगे भाई? हाँ सुनो, ए वुमेन इज टू हैव ए गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कल. सुन लो अब. तो कौन सा इंस्ट्रक्शन नर्स देगी? पहला यूरिन सैंपल ला सकते हैं. बाई चांस यूटीआई की वजह से तो नहीं हो रहा है, तो यूरिन का सैंपल तो लाना ही है उसको. कई बार क्या होता है कि यूटीआई की वजह से भी बार बार पीआईडी होने के चांसेस रहते हैं, और पीआईडी की वजह से भी फीमेल में असेंडिंग यूटीआई होने के चांसेस है. तो यूरिन का सैंपल लाना, यूरिन स्ट्राइल है या नहीं है, सही बात है. तो ये तो कुछ स्पेशल नहीं. आपको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्या देना? बी श्योर टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स इन द मॉर्निंग बिफोर. पानी पीना चाहिए. नेक्स्ट, बी श्योर नॉट टू डस्ट टुडे और टुमारो. व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द? कौन सा इंस्ट्रक्शन स्पेशली देना है? स्पेशली किसके लिए ध्यान रखना है? डचिंग का मतलब होता है इंटरनल वेजाइनल हाइजीन. कल प्रोसीजर है, कल गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, किसी प्रकार की वेजाइनल कैनाल में ग्रोथ से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड, तो वेजाइनल की इंटरनल हाइजीन नहीं करनी है. अगर करोगे तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आएगा ही नहीं. ये बात सही होगी. नेक्स्ट, तो फिर क्वेश्चन बोलना पहला कॉन्ट्रासेप्टिव वाला. ए यंग, हाँ सुनो सुनो सुनो, हाँ सुन लो. ये क्वेश्चन जिसका भी गलत है ना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा. पहले बता, कॉन्ट्रासेप्टिव जिसका भी गलत है ना, इसमें सी आंसर राइट है वही ना, सिगरेट वाला. अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये हजार बार डिस्कस भी हो चुका है. क्वेश्चन क्या दे लो? ए यंग वुमन, एक कोई वुमेन जो कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस के लिए हॉस्पिटल में आई है, वेलकम. सी सेड सी वांट टू टेक द पिल. वो चाहती है कि मैं ओसीपी लूं. पिल कौन सी होती है? ओसीपी मोस्ट कॉमन. वाइटल साइन नॉर्मल है. शी टेल द नर्स शी हैज बीन हैविंग इंटरकोर्स फॉर द पास्ट ईयर विदाउट प्रोटेक्शन. वो बोल रही है लास्ट ईयर से विदाउट प्रोटेक्शन इंटरकोर्स. इसका मतलब लास्ट ईयर से मैं ये ले रही हूं. व्हाट क्वेश्चन इज टू मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द नर्स टू आस्क हर. अब उसको नर्स पूछेगी, अगर कोई ओसीपी ले रही है तो आप हिस्ट्री में क्या पूछोगे? ओसीपी जिसमें लीवर की कोई डिजीज नहीं देनी, गॉल की डिजीज नहीं देनी, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में नहीं देनी, हाइपरटेंशन में नहीं देनी, सीजर में नहीं देनी, मतलब एपिलेप्टिक स्ट्रोक वाले में नहीं देनी, और स्मोकिंग से हाइपर वेदोस्पाज्म होता है उसमें नहीं देनी. तो वो बोलेगी कितनी फूके मारती है रोजाना की, कितनी सिगरेट पीती है, ये किसी से क्या हो सकता है? सेरेब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर और फ्यूचर में जाके हाइपरटेंशन. तो जो स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग के पेशेंट को कभी भी ओसीपी, उसको बोलेंगे नहीं भाई दूसरा ले, ये टैबलेट नहीं कुछ और. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वर्ड पढ़ो, जल्दी पढ़ो, टाइम नहीं है. एक वर्ड पढ़ लो. अच्छा हाँ ठीक ठीक, मुझे पढ़ लो. द यंग कपल आस्क्ड द नर्स व्हिच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज, मैंने सारे घुमा दिए क्वेश्चन है ना कॉन्ट्रासेप्शन. द यंग कपल आस्क्ड द नर्स व्हिच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज द बेस्ट एंड द वन दैट दे शुड यूज. कौन सा यूज करना चाहिए? अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है. हैं? देखना दो मुझे भी सही डाला है कि नहीं आंसर. 66 है ना, 66 में भाई आंसर तो आ रहा है बी. सुनो पहला, रुक जा रहे. यंग कपल, देखो मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाऊंगा तो पूरा समझ में आएगा. आप सब ज्ञानी तो होगी वैसे, बट मैं समझा देता हूँ. द पिल इज द बेस्ट प्योर 100% इफेक्टिव. सही बात है यहाँ तक तो, बट आगे देखा प्योर साइड इफेक्ट. पिल के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा. हालांकि न्यूली मैरिड कपल में फर्स्ट चॉइस है, अगर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्ट की है तो फिक्स वाली चॉइस है. तो ये प्योर साइड इफेक्ट वाली बात गलत हो गई. ठीक है ओके. नो मेथड इज कंप्लीटली इफेक्टिव, ऐसा तो गलत हो गया. चौथा ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया कि कोई मेथड कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं है, झूठ बोला है सब. ऐसा कोई आप नॉन थेरेपेटिक रिस्पांस थोड़ी कर सकते हैं. द कंडोम इज द बेस्ट मेथड बिकॉज़ प्रिवेंट डिजीज एज वेल एज प्रेगनेंसी. ठीक है मान लिया. सुनो पहले पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो. द बेस्ट मेथड इज द वन दैट यू बोथ एग्री अपॉन एंड विल यूज कंसिस्टेंटली. ये राइट आंसर क्यों होगा? वैसे तो ऑप्शन में पता चल गया आपको, बट फिर भी देखो ए और डी तो गलत हो गया.
कोई डाउट नहीं है? कोइटस एक्ट मेल और फीमेल दोनों का कंसेंट साइन है, और ऐसा कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करना है जिसमें दोनों एग्री ना हो। कॉन्डोम का एक साइड इफेक्ट है कि इसमें सेंसिटिव की प्रॉब्लम है लेस प्लीजरेबल देन अदर एक्टिविटीज। इसका मतलब हुआ कि कॉन्डोम डिपेंड करता है कि यूज करना है या नहीं करना है। कॉन्डोम 3 कंडीशन में फर्स्ट चॉइस है। पहला, ओनली एसटीडी प्रिवेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, ऐसा कपल जो ओकेजनली मीटिंग होता है उसकी फर्स्ट चॉइस है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओकेजनली का मतलब इनफ्रीक्वेंट इंटरकोर्स, 3-4 महीने में, 2-3 महीने में, जो रेगुलर कोइटस की बात नहीं है, वहां पर पहली चॉइस कौन सी है? कॉन्डोम। और कॉन्डोम का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये लेस प्लीजरेबल है बिकॉज ऑफ द नो स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो इसकी वजह से इसका ये ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि दोनों एग्री नहीं है तो ये यूज नहीं कर सकते। तो होगा भाई दोनों एग्री जिसके ऊपर होते हैं, और कंसिस्टेंटली कौन सा यूज करते हैं वो पहली चॉइस है। सब हो गया सही? यस और नो? मिटा दो? ओके, मैंने भी दे दिया भाई, क्या पता नहीं आया मुझे, ऐसा हो सकता है। तुम बेवकूफ हो रही बहुत। पीडीएफ मुझे नहीं आता, मुझे पीडीएफ पी भी नहीं आता भाई, अरे नहीं आता भाई, पीडीएफ नहीं अपना हो गया कहीं नहीं। चलो नेक्स्ट, हो गया ये सारे। अब लिखो वेजाइनल प्रोलैप्स। तो वेजाइनल प्रोलैप्स है ना, वो इतना प्यारा एकदम कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको देखो, पहले लिखना मत, पहले समझना प्लीज, प्लीज सुन लो। हवा ही नहीं लगेगी नहीं तो, और बहुत इजी है, मुझे पता है, मैंने पेपर सॉल्व करवाया ना अभी अभी 2-4-10 क्वेश्चन बताया ना। बहुत सारे लोग चाह रहे थे ये क्यों फालतू बकवास कर रहा है, हमने आंसर लगा लिए, क्या करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों की दिक्कत थी इसलिए मैंने सॉल्व करवाया, प्लीज माफ करना। लेकिन बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, मुझे पता है, मैं इस चीज को मान रहा हूँ। बहुत सारे लोग किया ये फालतू बकवास कर रहा है, ऐसे मन में आया था लोगों को। ऐसा नहीं सोचना है, आपका इंडिपेंडेंट माइंड है, मान लिया, बट ऐसा नहीं सोचना। हो सकता है ये कोई क्वेश्चन कल के दिन पेपर में आ गया तो पता नहीं है ना कहां से आ जाए। तो कई बार कुछ चीज मिल रही है ना, तो इससे ज्यादा ऐसे नहीं करना है प्लीज। ये यूट्रस, ये ब्लेडर, ब्लेडर, ये यूरेथ्रा, समझ आ रहा? ये वेजाइना, ये रेक्टम। अब आप देखना, 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं सिस्टोसील, क्या पढ़ने वाले हैं? एक पढ़ने वाले हैं यूरिथ्रोसील, तीसरा पढ़ने वाले हैं रेक्टो। सीधी डेफिनेशन आती है पेपर में, और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, डेफिनेशन भूल जाओगे। और अगर समझ लिया तो पूरी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट याद रहेगा। और नंबर 4 एंटेरोसील। हमें कभी भी देखो, ये दोनों, ये क्या नाम है? सिस्टो किससे रिलेटेड है? यूरेथ्रो, यूरेथ्रा से। सील का मतलब क्या है? कोई भी सेक, कोई भी ब्लेडर का सेक बनके, ब्लेडर, ये ब्लेडर है, ब्लेडर का कुछ पार्ट वेजाइना के अंदर धस जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यूरेथ्रा का कोई पार्ट, जो नाम है हो जाएगा, याद रखना, जो नाम है हो जाएगा। मैं क्या बोल, समझ मारी? जो नाम है हो जाएगा, जो नाम है उसमें आएगा नहीं, जो नाम है हो जाएगा, और जाएगा सब किसमें? वेजाइना। समझ में आ रहा है क्या? तो वेजाइना के बारे में डिस्कस नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो सारा का सारा है वेजाइना का, क्योंकि सब वेजाइना में इधर उधर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टोसील, ब्लेडर का वेजाइना में हर्निएट हो जाना। हर्निएट का मतलब कोई दूसरा ऑर्गन अगर उसको हर्निएट बोलते हैं, तो ब्लेडर का वेजाइना में हर्निया हो जाना क्या कहलाता है? यूरेथ्रा का वेजाइना में हर्निएट हो जाना उसको क्या बोलते हैं? रेक्टम का वेजाइना में हर्निएट हो जाना क्या कहलाता है? और देखो, ये है यूट्रस, ये है ब्लेडर, और ये है क्या? रेक्टम, और यहाँ पर इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बोलूं इंटेस्टाइन का, या यहाँ पर एक जगह होती है उसको बोलते हैं कोल्ड सेक। क्या बोलते हैं? यूट्रस के पीछे और रेक्टम के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो इंटेस्टाइन के किसी पार्ट का, या कोल्ड सेक का वेजाइना में धंस जाना, आ जाना क्या कहलाता है? एंटेरोसील। एंटेरो का मतलब इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के किसी भी लूप, लूप इंटेस्टाइन जो हाथ होती है वो लूप जैसी होती है, लंबी होती है, तो इंटेस्टाइन के किसी भी लूप का वेजाइना में धंस जाना, आ जाना, हर्निएट हो जाना क्या कहलाएगा? यहाँ तक सबको पता है। अब क्वेश्चन चेंज होता है। एक बात बताओ, यूरेथ्रा नीचे है तो ब्लेडर नीचे है? यूरेथ्रा नीचे है, ब्लेडर, वेरी गुड। एक बात ये समझ आ गई कि यूरेथ्रा नीचे होता है, ब्लेडर लेकिन दोनों लाइन में होते हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर आपसे एनाटॉमी पूछे तो वेजाइनल कैनाल के आगे यूरेथ्रा है तो पीछे यूरेथ्रा है? इसका मतलब वेजाइना के आगे ब्लेडर और यूरेथ्रा दोनों है, सही है? तो वेजाइना के पीछे क्या है? रेक्टम है और कोल्ड सेक है, या इंटेस्टाइन है, सही है? मान सकते हैं? अब क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन पूछूं, वेजाइना का एंटीरियर अपर पार्ट लेक्स हो जाए तो कौन सी प्रॉब्लम होगी? लेक्स का मतलब है वीक, लेक्सिटी। देखो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पूरा, द लेक्सिटी ऑफ एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना लीड टू, लेक्सिटी का मतलब है वीक। अगर वेजाइना की अपर पार्ट, अपर लेयर वीक हो जाए तो बताओ कौन सा पार्ट वेजाइना में आके धसेगा? यूरेथ्रा या ब्लेडर? ब्लेडर, क्योंकि अपर में कौन होता है? और मैंने साथ में एक चीज एंटीरियर बोला था। अगर वेजाइना का आगे वाला पार्ट डैमेज हो जाए, ये वेजाइना है, इसकी आगे वाली लेयर खराब हो जाए, टूट जाए, डैमेज हो जाए, तो ब्लेडर इसके अंदर आएगा। तो सिस्टोसील की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए द लेक्सिटी ऑफ एंटीरियर अपर वेजाइनल वॉल, एंटीरियर, और अगर मैं बोल दूं एंटीरियर लोअर वेजाइनल वॉल, यूरेथ्रोसील। अगर ये पार्ट डैमेज होए वेजाइना का, तो ये कहां से आएगा? इसके बराबर कौन है? तो यूरेथ्रा इसके अंदर घुसेगा ना। तो अगर एंटीरियर लोअर वेजाइनल वॉल लेक्सिटी लीड टू यूरेथ्रोसील, तो वेजाइना का आगे वाला लोअर पार्ट डैमेज हो जाए, एंटीरियर वॉल, तो यूरेथ्रोसील, अपर पार्ट लेक्सिटी हो जाए, फ्लेक्सिबल, स्मूथ, वीक,
लेक्सिटी का बेसिकली मीनिंग होता है, आप मलेशिया नाम सुना है ना, सॉफ्ट लिंक, उस टाइप से बोलते हैं, सॉफ्ट हो जाए, लेयर खराब हो जाए। अगर एंटीरियर अपर डैमेज हो जाए तो सिस्टोसिल, अगर एंटीरियर लोअर डैमेज हो जाए वेजिना का यूरेथ्रोसिल, अगर पोस्टीरियर लोअर, अगर पोस्टीरियर लोअर वेजिना की पोस्टीरियर लेयर का लोअर पार्ट डैमेज हो जाए रेक्टोसिल, क्योंकि वेजिना के जस्ट पैरेलल कौन है, रेक्टम है, तो अगर वेजिना की लेयर डैमेज होगी तो रेक्टम इसके अंदर हो जाएगा, समझ में आई। और अगर वेजिना का अपर पार्ट पोस्टीरियर एंटेरोसिल, जहां से वो यूट्रस में एंट्री कर रहा है, ये पार्ट अगर वीक हो जाए तो इसका ये कोई पार्ट इसके अंदर घुस जाएगा, एंटेरोसिल। क्या चारों बातें समझ में आई? व्हाट इज सिस्टोसिल? अपर एंटीरियर पार्ट डैमेज किसका, वेजिना का। अपर वेंटीरियर, अगर पूछ ले अपर लोअर, सॉरी अपर पोस्टीरियर एंटेरोसिल, अपर पोस्टीरियर लोअर एंटीरियर यूरेथ्रोसिल, लोअर पोस्टीरियर रेक्टोसिल। चारों याद हो गए? सबका एक ही ट्रीटमेंट है, कॉलपोरेटी। इसमें लिखना है दोनों में एंटीरियर कॉलपोरेटी, और इसमें लिखना है, क्योंकि इसमें कौन सी लेयर खराब है, तो क्या लिखोगे, एंटीरियर। मैं कॉलपोरेटी का कॉल का मतलब वेजिना, रेपी का मतलब रिपेयर, तो हम यहाँ पर वेजिना को रिपेयर करेंगे, स्किन को टाइट करेंगे, अच्छे से स्यूचरिंग करेंगे ताकि ब्लड इसके ऊपर प्रेशर न डाल पाए, अंदर न्यूट ना हो पाए। तो अगर सिस्टोसिल और यूरेथ्रोसिल हो जाए तो करेंगे एंटीरियर कॉलपोरेटी, और अगर इन दोनों में करेंगे पोस्टीरियर कॉलपोरेटी। क्या समझ में आया? और अगर पिछुला हो गया तो इसमें करेंगे एंटीरियर फिस्टुला रिपेयर, ए एफ आर, एंटीरियर फिस्टुला रिपेयर, और इसमें करेंगे पोस्टीरियर फिस्टुला रिपेयर, पी एफ आर। अगर बाई चांस फिस्टुला टूट भी जाए तो ए एफ आर उसमें और इसमें पी एफ आर, तो याद रख सकते हो उसमें एसी प्लस ए एफ आर, इसमें पीसी प्लस पी एफ आर। क्या पूरा समझ में आया? कोई डाउट नहीं इसमें? सिस्टोसिल का मतलब अपर एंटीरियर, यूरेथ्रोसिल का मतलब लोअर एंटीरियर। किसकी बात करें, वेजिना की बात करें, क्योंकि बीच में कौन है, वेजिनल कैनाल है, तो यूरेथ्रो होगा तो वेजिना के ऊपर वाली लेयर डैमेज, और रेक्टोसिल होगा तो लोअर वाली लेयर। ओके डन, मिटा दो। समझ में आ गया ना? आप इसे ये इमेज जरूर बना खुद अपने आप से, बराबर लिखना, यूरेथ्रा वेजिना रेक्टम तीनों बराबर बनाना, फिर उसके हिसाब से आप लिखोगे, और जहां बनाओगे वो नाम लिखना ऐसे, तो वह तो ही समझ में आएगा। जैसे ये वेजिनल कैनाल है, यहाँ पर ये रखना यूरेथ्रा, और ये लिखना है ब्लेडर, फिर इसको डैमेज करना है ऐसे, ये इसके अंदर आएगा, इसका नाम दे दोगे सिस्टोसिल। क्या दे दोगे? फिर ये पार्ट इसमें डैमेज हो जाएगा, इसको बोल दोगे आप यूरेथ्रोसिल। ये है रेक्टम, तो अगर ये पार्ट डैमेज हुआ, इसको दे दोगे आप रेक्टोसिल, और अगर ये पार्ट डैमेज हुआ पीछे वाला ये, तो नाम दे दोगे एंटेरो। तो ये आपको पता चल गया, ये पोस्टीरियर है बट अपर है, ये पोस्टीरियर है बट लोअर है, ये एंटीरियर है बट लोअर है, ये एंटीरियर है बट अपर है। समझ आ गया? बस इतना ही फंडा है, डेफिनेशन इसी में आएगी सर। कॉन्सेप्ट सेट हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मिटा दूं? एक क्लास और मिलेगी ना, अपना हो जाएगा पूरा भाई, कोई नहीं, फिनिश। आगे बढ़ो, बढ़ो क्या, मिटा दूं अब तो? अब लिखो, पहले लिखो वेजिनल प्रोलप्स में सिस्टोसिल, डेफिनेशन क्या लिखोगे, देखो पहले सुनो, herniation of bladder through the vaginal wall, कौन सी vaginal wall, या laxity of upper anterior vaginal wall, laxity of upper anterior vaginal wall। यूरेथ्रोसिल में क्या लिखोगे, देखो पहले सुनो, यूरेथ्रा herniate through lower part of vagina, या दूसरा नाम, ये दोनों डेफिनेशन ही है, ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, बात एक ही है, इसमें ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है, मैंने दोनों लिख दी कि भाई जो पार्ट laxity है तभी तो उसका herniate होगा, दूसरे पार्ट का जो स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर आएगा, तो सीधी बात है laxity of lower anterior vaginal wall। ठीक है, ये हो गया यूरेथ्रोसिल। उस मैनेजमेंट क्या है, वेजिना का कौन सा पार्ट वीक है, एंटीरियर या पोस्टीरियर, तो क्या करेंगे, एंटीरियर कोलफोरेफी। सीधी डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी। कितना बचा रहे? हाँ 8 स्लाइड ही है, वाह, 2 मिनट में लिखना नेक्स्ट स्लाइड, 2 मिनट, ऐसे नहीं हो तुम आधा आधा घंटे तक लिखो। न्यू ईयर वाले गाने बज रहे हैं तुम्हारे कानों में अभी तक। नहीं ऐसा तो नहीं है कि यूरेथ्रोसिल और सिस्टोसिल समझ में नहीं आया भाई, इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता, जितना बोल सकता था बता सकता था बता दिया। अब भी बाई चांस समझ में ना आए ना, तो ये गलती आपकी, हाँ मेरी तो है ही, मैं कह ही रहा हूँ, मेरी तो है ही, मैं मान ही रहा हूँ, बट आपकी भी है थोड़ी बहुत। हो गया ना? देखो नेक्स्ट कैसे हो रहे हैं,
कैसे हो तुम? मैं तो हूं नहीं आज। मेरे जैसे ही हो तुम। तो ठीक है, चलो, हो गया। अब देखो इसको पढ़ो, पढ़ो पढ़ो प्लीज पढ़ो। रेक्टोसील, herniation of rectum through posterior lower vaginal wall, समझ में आ रहा है? herniation of rectum through posterior lower, मिडिल थर्ड का मतलब नीचे वाली की बात है, मिडिल थर्ड बीच वाली होगी। मैनेजमेंट क्या करोगे? कॉल्फो पेरिनियोरेफी, क्योंकि पेरिनियम और कॉल्फ वेजिना दोनों को रिपेयर करना पड़ेगा। एंटेरोसील, herniation of या तो कोल्डेसेक या loop of the intestine through the posterior upper vaginal wall। मैनेजमेंट मैककॉल कोल्डोप्लास्टी या मिस, क्या नाम है देखो, मॉस्फोविट्स रिपेयर, इसमें दोनों चीजें करते हैं। वेजिना को भी रिपेयर करते हैं, इंटेस्टाइन का पार्ट बाहर आ रहा है तो उसको भी वापस धकेल के कोल्डेसेक को रिपेयर करते हैं, दोनों को रिपेयर करते हैं इसमें। इसको बोलते हैं मैककॉल कोल्डोप्लास्टी, मैस्कोविट्स रिपेयर। बस बस बस, चार्ज हटा दो। ये पेपर किसका है? हो गया, लिख लिया क्या? समझ में आया ना आपको पूरा? भाई आज का टॉपिक यूट्रस का प्रोलैप्स और वेजाइनल प्रोलैप्स, डिस्प्लेसमेंट, रिट्रोवर्जन, इन्वर्जन, ये वो जो भी पढ़े सब समझ में आया ना, इंपॉर्टेंट है देखना। ये तुम्हारे जो पेपर होते हैं ना, डीएसएसबी, ईएसआईसी, आरआरबी, उनमें ऐसे ही आते क्वेश्चन सीधे, व्हाट इज वो, व्हाट इज ये, ऐसे। चार्ज हटा दिया। डन। भाई इतना टाइम क्यों लगा रहा है? चाय नहीं पीनी तुम्हें? कॉफी, कोल्ड कॉफी, कैपेचिनो है? हाँ मैं पिलाऊंगा पक्का, पियोगे? 2025 आ गया।